नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। तो देश का प्रधानमंत्री जब मजीरा बजाकर भजन कीर्तन करते नजर आए तो उसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि देश में अब कोई ऐसा जरूरी काम नहीं रह गया है जिसमें प्रधानमंत्री व्यस्त रहें, और दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जी की नजरें सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर हों। और आज की तारीख में तो दूसरा मतलब ही नजर आ रहा है। जी हां, आज दिल्ली के संत रविदास मंदिर में मोदी जी की मजीरे के साथ भजन करती हुई तस्वीर और वीडियो खूब चर्चा में रहे। आइए आपको ये भी वीडियो दिखाते, ये जो स्पेशल वीडियो है ये दिखाते हैं और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं, देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे मोदी जी नई वेशभूषा के साथ भजन करते दिख रहे हैं। और इससे पहले वो आपको याद होगा कि पंजाब में पगड़ी पहने दिखे थे और उससे पहले वैष्णव तिलक लगाकर संत रामानुजाचार्य की मूर्ति का लोकार्पण कर रहे थे। अब मौका भी है और दस्तूर भी है। संत रविदास को मानने वालों को कहें कि एक बड़ी आबादी उनकी है, पंजाब में खास करके है, और पंजाब में 20 तारीख को मतदान है। तो भला मोदी जी मंजीरा बजाने से क्यों चूकते? लेकिन क्या उनके मंजीरे से पंजाब की दलित आबादी प्रभावित होगी? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस सरकार ने दलित मुख्यमंत्री का दांव पहले ही चल दिया है। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी वाराणसी से संत रविदास की जन्मस्थली पहुंचे और वहां लंगर खाया, लंगर में प्रसाद परोसा। मैं चाहूंगा कि ये भी अगर विजुअल हो तो इस विजुअल को भी लेकर आए। तो आइए जरा देख लेते हैं कि राहुल गांधी क्या कुछ कर रहे हैं। तो देखा आपने, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों यहां लंगर में प्रसाद बांट रहे हैं, लोगों को प्रसाद दे रहे हैं। राहुल भी, प्रियंका भी। आज सुबह सुबह उधर चरणजीत सिंह चन्नी जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो भी वाराणसी पहुंचे थे और वहां रविदास मंदिर पहुंचे और कहा कि मैं अपने गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए यहां आया हूं। यानी कांग्रेस भी दलित वोट हासिल करने की पूरी तैयारी में लगी हुई है। पंजाब में एक ही फेज में आपको पता है कि चुनाव है, इसीलिए एक बार में ही वहां फैसला हो जाएगा कि पंजाब में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में यानी 7 फेज में मतदान है और पहले 2 चरणों से यही समझ में आ रहा है कि भाजपा के लिए इस बार चुनाव निकालना मुश्किल है। चुनाव निकालना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। अखिलेश यादव ने तो आज ऐलान भी कर दिया है कि गर्मी निकालने वालों की भाप जो है, गर्मी निकालने वालों की भाप उड़ गई है। अब संघ इधर यानी आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भी यही लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश हाथ से निकल रहा है। दरअसल आरएसएस में इस बात को लेकर के चिंता जताई जा रही है कि पहले 2 फेज में भाजपा के खाते में मात्र 17 सीट आ रही है। पहले फेज में कहें तो 2 चरणों में 34 सीटों की अनुमान वो लोग लगा रहे हैं। पहले फेज में 17 और दूसरे फेज में भी 16-17 से ज्यादा सीटें नहीं आएंगी, ये आरएसएस का कहना है। इसलिए अब संघ यानी आरएसएस के कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप घर घर जाइए, हिंदू वोटर्स को मनाइए और उनको भाजपा के लिए मतदान करने के लिए प्रेरित कीजिए। दरअसल संघ यह मान रहा है कि हिजाब विवाद का उल्टा असर बीजेपी पर हुआ है, इसीलिए मुस्लिम वोटर्स तो एकजुट हो गए हैं लेकिन हिंदू शांत घर में बैठे रहे। नतीजा भाजपा के लिए अच्छा नहीं रहा पहले 2 चरणों में। तो आज न्यूज पॉइंट में इसी मुद्दे पर दोस्तों हम चर्चा करेंगे कि क्या 2 चरणों में ही सपा ने जीत ली है 100 सीट।
इसलिए क्योंकि इधर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 2 चरणों में ही शतक बना लिया है, और दूसरा यह भी कि क्या बीजेपी ने अपनी हार मान ली है, क्योंकि आरएसएस कह रहा है कि पहले फेज में 17 सीटें, दूसरे फेज में भी 16-17 सीटें आ रही हैं, यानी कि 33-34 सीटें अगर आ रही हैं तो इसका मतलब है कि 113 में से 100 सीट एक दावा कर रहे हैं, दूसरा अगर 33-34 सीट ही दावा कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि इन 113 में से 91 सीट भाजपा के खाते में 2017 में थी, 91 सीटें, और इस बार अगर मात्र 33-34 सीटों की बात आरएसएस कर रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर हड़कंप तो है ही, और वो हड़कंप क्या है ये भी समझेंगे। क्या बीजेपी ने अपनी हार मान ली है, इसलिए हम पूछ रहे हैं। और साथ साथ क्या यूपी के साथ साथ बाकी राज्यों में भी बीजेपी के लिए अच्छे आसार नहीं हैं? दलित वोटों को बटोरने की रणनीति में क्या भाजपा सफल होगी? तो बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों, और इन सारे सवालों के साथ अभी चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए परिचय आपका करवाऊं। हमारे साथ इस वक्त 3 खास वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजीव कौशिक जी। संजीव जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। दीपक जी, आपका स्वागत, और स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, आपका भी। थोड़ी देर बाद 2 और वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए अखिलेश यादव को सुनते हैं। क्यों अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने पहले ही 2 चरण में शतक लगा ली है, सेंचुरी बना ली है? आइए जरा सुन लेते हैं अखिलेश यादव को। इस बार लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज में बल्कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। तीसरे चरण में होने जा रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण, और अब वोट तीसरे चरण में पड़ने जा रहा है। आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद 7वें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत। कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। डबल हुआ भ्रष्टाचार के नहीं, और अन्याय डबल हुआ कि नहीं, ये वही लोग हैं। तो सुन रहे थे आप क्या कुछ कह रहे हैं। संजीव कौशिक जी, आपके पास ही आना चाहूंगा। जो कुछ कह रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं अखिलेश यादव, इसमें कितना दम है संजीव जी? अखिलेश यादव के दावे से पहले थोड़ा सा जो शुरुआती दौर में आपने दृश्य दिखाया देश के प्रधानमंत्री का झाल और मजीरे के साथ, इस पे 2-4 शब्द। संत रविदास की आज जयंती थी और उनकी आत्मा यदि ऊपर से देख रही होगी तो शर्म से वो पानी पानी हो रही होगी, क्योंकि जिन चीजों के लिए वो लगातार लड़ते रहे और जिन सामाजिक समरसता की बात करते रहे, जात पात और धर्म के खिलाफ वो लड़ते रहे, आज वोटों का प्रतीक बना दिया गया। देश के प्रधान विपक्षी पार्टियों की बात सुनाती है, जो सत्ता में नहीं है, सत्ता में आने के लिए वो तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, हर उस वर्ग को रिझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन देश का प्रधान जो सचमुच में लोगों के द्वारा चुन लिया गया हो, क्या उसके पास इतना फुर्सत है कि वो बैठकर मंदिरों में झाल उड़ाए और मजीरा बजाए? इस तरह के दृश्य निश्चित तौर पे ये मुझे लगता है कि ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के पद के लिए ये अफसोसनाक है, ये एक तरह से शर्मनाक भी है। कहने में हमें कोई गुरेज नहीं। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। जो आपका सवाल था उस पर आते हैं। धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चुनाव की रणनीति बनती चली जा रही है और पश्चिम से पूरब की तरफ ये चुनाव जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरब में जो सूर्योदय की बात थी, अब वो सूर्योदय किसी और पार्टी को दिखाई दे रही है। ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह की पूजा बनी है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बनती चली जा रही है और हरकतें ये तमाम तरह की हो रही है, उस वर्ग को, जिस वर्ग
को वो लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वो साफ दिखाई दे रहा है। और वो वर्ग भी समझ रहा है कि ये राजनीतिक गिद्ध बन के अभी बड़े प्यार से हमारे पीठ पे हाथ फेर रहे हैं, इनकी नीयत कहाँ है और ये चाहते क्या है। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने शुरू में जो रणनीति बनाई, उस रणनीति में वो कितने फीसदी कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, इस पूरे चुनाव में मैं देख रहा हूं कि विपक्षी पार्टियां एक काम करने में बहुत शानदार तरीके से वो सफल रही है। उनकी कोशिश रही है कि जो ध्रुवीकरण के नाम पर, धार्मिक ध्रुवीकरण के नाम पे, जो राष्ट्रवाद के नाम पे, जो इस तरह की धुरी बनाकर के भारतीय जनता पार्टी वोट बटोर ले रहे हैं, इस बार इसकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। काश इससे पहले 2017 में भी ये बात बनी हुई होती तो ये नौबत नहीं आती। लेकिन उस वक्त लोगों में भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति रहती है, जहां कहीं भी वो चुनाव लड़ते हैं, पूर्ववर्ती सरकारों के खिलाफ वो इतनी मोटी फाइलें लेके चलते हैं और भ्रष्टाचार का पुलिंदा, हर एक नाकामयाबी का ठीकरा वो उनके ऊपर फोड़ते हैं। और वो जो उनके काम करने का और मीडिया में जो मजबूती है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से वो यह बात फैलाने में सफल हो जाते हैं जो उनकी मंशा होती है। और इस बार कोशिश तो इस बार भी है, लेकिन इस बार वोटर या मतदाता बहुत जागरूक है और वो अपने सरकारी मुद्दों की बात कर रहे हैं। लाख आप उन्हें दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं, लाख आप ढोल बजा लीजिए, मजीरे बजा लीजिए, आप 20% की पे आपके 21% पे आपकी निगाहें हो या 34-35% पे पंजाब में आपकी निगाहें हो, वो ये सारे लोग समझ रहे हैं कि ये ऐन वक्त पे आके यदि आप इतना दरिया दिली दिखा रहे हैं और इस तरह के कामों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके बहुत नजदीक हैं, हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं, तो साहब 8 साल आपको हो चुके हैं, 5 साल तो यहां भी हो चुके हैं। आपने कोई ऐसा काम किया होता, नजीर पेश किया होता कि आज ये काम करने की नौबत नहीं आती। पंजाब की बात कर ले, पंजाब में तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने उनकी हवा निकाल दी है, हेकड़ी खत्म हो। जी संजीव जी, पंजाब पे आएंगे, पंजाब की बात भी करेंगे। और बहुत सही आपने कहा, अखिलेश यादव की भी बात हम कर रहे हैं और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने 2 चरणों में ही, शुरुआती 2 फेज में ही हमने शतक यानी सेंचुरी बना ली है, सीटों की सेंचुरी। और दूसरी तरफ जैसा शुरुआत में जो साथी हमारे बाद में जुड़े हैं, चर्चा क्या कर रहे हैं वो थोड़ा रिकैप कर दूं। चर्चा ये कर रहे हैं कि एक तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि हमने पहले ही 2 चरण में सेंचुरी बना ली है सीटों की, यानी 100 सीट हम लोग जीत रहे हैं पहले 2 चरणों में। और दूसरी तरफ आरएसएस की अंदर खाने में जो रिपोर्ट आई है, और वो रिपोर्ट काफी चर्चा में है, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले फेज में बीजेपी मात्र 17 सीटें जीत रही है और दूसरे फेज में भी मात्र 16-17 सीटें बीजेपी जीत रही है। अगर आरएसएस की ये रिपोर्ट सही है तो हलचल तो मचनी है, हंगामा तो मचना है बीजेपी के अंदर खाने, और एक परेशानी जो है वो साफ चेहरे पर दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संत रविदास जी की जयंती के कारण यहां रविदास जयंती के लिए पूजा अर्चना के लिए कहें, और दूसरी तरफ अगर चुनाव का समय है तो अभी जो बातें हमारे साथी संजीव कौशिक जी कह रहे थे, उन सब को भी अगर उस पर भी गौर फरमाएं तो मंदिर पहुंचे हुए थे और मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कर रहे थे, जरा एक बार जो साथी बाद में जुड़े हैं वो देख लीजिए। और उसके बाद मंजीरा बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या देश के प्रधानमंत्री के पास इतना समय है कि मंजीरा बजाए, कहीं ढोल बजाए, कहीं झूले पर झूले, सब कुछ है, लेकिन देश कहां है ये भी तो समझना होगा। आइए पहले मंजीरा बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण भी सुनेंगे थोड़ी देर बाद। एक छोटा सा क्लिप, आप लोग घबराइए मत, बड़ा भाषण नहीं सुनाने वाला हूं, सिर्फ 1-1.5 मिनट का भाषण, जो उसका अंश क्या कुछ कह रहे हैं। और जैसा कि बीजेपी कहती आई है कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो आजादी के बाद क्या कुछ नहीं हुआ यही बता रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये भी सुनेंगे। लेकिन साथ में जो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनके दावे में कितना दम है और जो आरएसएस के अंदर खाने से रिपोर्ट आई है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन सबसे पहले सुनते हैं, मंजीरा बजाते हुए देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकिन जो भी कहिए दीपक जी,
ढोल मजीरा गाना भजन कीर्तन अगर हो तो मजा तो आता ही है, थोड़ा एंटरटेनमेंट होता है, भक्ति भी उसमें है और साथ में एंटरटेनमेंट भी है। और वहां पर अगर विराजमान हो, साक्षात विराजमान हो पंडित माफ करें नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो फिर बात ही क्या है ना। लेकिन क्या कहेंगे इस क्योंकि सुबह सुबह से ये आपको हर चैनल पर दिखाई दे रहा होगा, ये एक छोटी सी क्लिप दिखाई दे रही होगी। और आज चुनाव का जो है, चुनाव की जो तारीख है 20 तारीख, जिसमें पंजाब भी है, इसी 20 तारीख को यानी इसी संडे को महा संडे होने वाला है, ये महा रविवार होने वाला है, क्योंकि तीसरे फेज का मतदान उत्तर प्रदेश में और एक ही चरण में पूरी की पूरी 117 सीटें निपट जाएंगी पंजाब की। और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ अलग अंदाज में मंजीरा बजाते हुए, क्या कहेंगे, आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, ये अपने आप में बहुत ही दुखद स्थिति है और हास्यास्पद भी। आप और हम लोग इसको लेके बड़ी गंभीर टिप्पणियां चाहे करें, देखिए सोशल मीडिया पे अगर आप जाएं तो इस वीडियो की जो डॉक्टरिंग हुई है वो तो बड़ी अद्भुत है। उसमें आजादी है पूरी, जिस तरीके से आपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया, वैसे ही आपके इस गाने बजाने को भी सोशल मीडिया के बहुत सारे जो लोग हैं जो स्वतंत्र विचार के हैं, लोकतंत्र की तरफ खड़े हैं, समाजवाद की तरफ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, उन्होंने तो इस पूरे के पूरे गायन को बदल कर रख दिया। और महंगाई डायन खाए रे जो गाना है वो इसमें इतना अच्छा एडिट किया गया है, इतना अच्छा भरा हुआ है कि सबसे पहले तो मैं उन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने इसकी मतलब इसके वीडियो को संवारा है। बट एनीवे, ये बहुत दुखद बात है। आप जो कह रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री के पास इतना समय है, सही बात तो ये है कि प्रधानमंत्री अब केवल इन्हीं बातों के लिए समय रह गया है और अपना पूरा उनकी जो पूरी प्रतिभा है, अपना जो ऊर्जा है, वो सारा इन्हीं कामों में वो लगा रहे हैं। हालांकि इसके अगर आप मुझे इजाजत दें तो इसके मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा, अगर अपने पास इस समय पहले राउंड में थोड़ा सा समय हो तो। ये बात है अगस्त 1977 की। वहां से एक बहुत खराब ट्रेंड शुरू हुआ। हालांकि उसने दलित और राजनीति के संबंधों को लेकर बड़ा एक अलग तरह का ये दिन था जब बेलछी नाम के गांव में बिहार में एक गोली चालन हुआ जिसमें 11 लोग मारे गए थे। और उस समय विपक्ष में थी इंदिरा गांधी। आनंद फानन में वो दिल्ली से निकली, पटना तक वो हवाई जहाज से गई और आगे उनके सिक्योरिटी वालों ने कहा कि आगे जाना ठीक नहीं है और हाथी पे बैठ के गई और उस दलित से मिली। अच्छी बात थी, संवेदना प्रकट हुई। लेकिन इसके साथ ही तमाम राजनीतिक दलों को एक ये फार्मूला मिल गया कि आप दलितों के पास जाएंगे तो आपको वोट मिलेंगे, क्योंकि दलितों के पास और कुछ है ही नहीं जो दे सके, वे बेचारे इतने विपन्न हैं। कारण यह है कि देश में जो लोकसभा की जो 131 जो सीटें हैं उनमें से 84 जो हैं वो बहुजन बहुल सीटें हैं। इसलिए आप देखिए कि दलितों को रिझाने की कोशिशें हमेशा से होती रही हैं। और आज अगर आप देखिए तो बसपा के अलावा आजाद समाज पार्टी, वंचित बहुजन आघाड़ी, आरपीआई के कम से कम 10 टुकड़े हैं, जिसमें किसी आठौले लीड करते हैं, किसी को गवई करते हैं, किसी को यूनाइटेड करते हैं। इसके साथ ही साथ जो सबसे बड़ी चीज हुई है, अब यहाँ पे दलित, धर्म और राजनीति, इन तीनों का जो ट्रायंगल बना है, ये हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए मुझे लगता है कि बरमूडा ट्रायंगल बन गया है। कि आप दलितों की स्थिति पर विचार करने की बजाय, उन्हें कुछ अच्छा करने की बजाय, उनका कल्याण करने की बजाय, इसलिए संजय कौशिक जी ने जो कहा कि दलितों के लिए किया कुछ नहीं गया, लेकिन वे जाके दलितों के बीच ऐसे बढ़ गए हैं। देखिए जो हमारा भक्ति काल है साहित्य का, उसमें ये जो रविदास जी है या रैदास जी हैं, इनका बड़ा ऊंचा नाम है। इन्होंने जिस तरीके की रचनाएं की हैं वो बड़ी अद्भुत है। और केवल हरियाणा और पंजाब नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन राज्यों में भी उनका काफी प्रभाव, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने जो शिक्षा दी कि आत्मज्ञान, एकता, भाईचारा और जाति पाति से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। क्या वाकई मोदी वहां पर बैठने के योग्य है उस दरबार में? ये सोचना पड़ेगा। और जिन लोगों ने उनको बुलाया, मुझे तो ज्यादा दिक्कत यह है कि जिन लोगों ने उन्हें आमंत्रित किया होगा, राजनीति के तो एक वोट भी जहां मिलेगा वहां चला जाएगा वो। लेकिन ये उन लोगों को सोचना चाहिए, उस मंदिर के संचालकों को सोचना चाहिए कि आप लोगों की स्थिति को उबारने के लिए पिछले 8-9 सालों में क्या हुआ है। ये वही रविदास हैं या रैदास हैं जिन्होंने एक शब्द में कहा था, जब उनको बुलाया गया कि चलिए गंगा स्नान के लिए चलिए महाराज, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ, मेरा ध्यान तो मेरा संसार में रमा हुआ है। जूते गांठा करते थे और वो उनका पेशा था वो जूते गांठने का। तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा।
तो जब आप कठौती में गंगा ला सकते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हिसाब ये है कि आपने राजनीति में दलित राजनीति को दूषित कर दिया, समग्र राजनीति को दूषित कर दिया। अब आप जाकर वहां मंजीरा खड़ताल बजा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वे ही लोग प्रभावित होंगे जो राजनीति और धर्म के अंतर संबंधों को नहीं समझते। ये दरअसल वोट खींचने का तरीका इसको अब सब जान गए हैं। दुर्भाग्य ये है कि स्वयं जो दलित हैं वे इस खेल को नहीं समझ पा रहे हैं, वरना पिछले 8-9 सालों में मोदी सरकार के दौरान जितना कुछ दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है, उसका अत्याचार शायद ही कभी हुआ हो। शायद 90% के आसपास आज हमारे जेलों में जो लोग बंद हैं उनमें दलित हैं, छोटी जातियों के लोग हैं, ओबीसी लोग हैं। सवर्णों को जमानत मिल जाती है, जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन जिस तरह जमीनें उनकी छीनी जाती है, उनके फसलों में आग लगाई जाती है। आज भी जब कोई दूल्हा दलित जो है घोड़े पर चलता है शादी करने, तो उसको उतार दिया जाता है। हाल की घटना है कि एक एसपी को लीड करना पड़ा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद ये तो अब दलितों को सोचना है कि क्या आप खाली किसी के हड़ताल और मंजीरा बजाने से अगर आप इसे वोट देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ज्योतिबा फुले, शाहू महाराज, अंबेडकर और यहां तक कि काशीराम के सपने को भी आप चकनाचूर कर रहे हैं। राजनीति के लोग तो बैठे हैं आपको कुचलने के लिए। ये आपकी समझ होनी चाहिए, आपकी जागरूकता होनी चाहिए कि आप किसको अपने दरबार में आने देते हैं और किसको मंजीरा खड़ताल बजाने देते हैं। राजीव जी। जी, बहुत सारी बातें आप कर रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण बातें आप यहां रख रहे हैं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। और खासकर आज संत रविदास जयंती है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन क्या कठौती में गंगा और गंगा की बात जब आती है दीपक पाचपोर जी, तो गंगा मां के बेटे आज रैदास जी के दरबार में पहुंचे हुए थे और मंजीरा बजा रहे थे। लेकिन उसी गंगा मां के बेटे ने गंगा जो निश्चल बह रही है गंगा, उस गंगा के ऊपर जो लाशें बह रही थी, उसके बारे में कभी आज तक एक शब्द नहीं बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही एक शब्द योगी आदित्यनाथ। लेकिन अपनी पीठ थपथपाते रहे और अभी भी थपथपाते हैं कि कोरोना काल को हमने बहुत अच्छी तरह से निपटाया है, अच्छी तरह से मैनेज किया है। कोरोना में हमारे यहाँ जो परेशानियां, उतनी परेशानियां नहीं हुई जितनी हो सकती थी। पूरी दुनिया के लोगों की नजरें जो थी हमारे देश पर टिकी हुई थी, लेकिन जिन्होंने भुगता है वही जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आंकड़ों को छुपा करके आप क्या करेंगे। तो इसलिए रविदास जयंती के दिन अगर आप संत रविदास के चरणों में बैठते हैं, मंजीरा बजाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपके पास समय है, आप बजाइए, लेकिन कम से कम उनके कहे हुए कुछ जो बातें हैं कही हुई, उस पर तो चलकर 2 कदम चलकर दिखाइए। तो खैर, फोटो ऑप जो होता है वो कहाँ होता है, ये सब आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे साथ बहुत वरिष्ठ साथी, बहुत वरिष्ठ, बहुत अलग अलग चीजों से, अलग अलग ढंग से जुड़े रहे हैं। एसआर दारापुरी जी जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, आप सब अच्छी तरह से परिचित हैं इनके नाम से। आपका स्वागत करता हूं दारापुरी जी इस कार्यक्रम में। और हम इस कार्यक्रम में चर्चा जो है, हालांकि अगर देख रहे होंगे तो स्क्रीन पर हमने जो लिखा है कि 100 सीट जीत चुका है समाजवादी पार्टी और रालोद का गठबंधन, लेकिन शुरुआत थोड़ी सी अलग से हमने की है। और शुरुआत है, आज संत रविदास जी की जयंती है और उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजीरा बजाते हुए दिखाई दिए, सुनाई पड़े और उसका आनंद थोड़ा सबने लिया, हमने भी लिया। यहां पर एक बार उस विजुअल को आपके सामने भी हम पेश करेंगे, जो साथी हमारे बाद में जुड़े हैं उनके लिए भी पेश करेंगे। लेकिन इसके अलावा इसके क्या मायने हैं दलितों के उत्थान और उनके आगे के भविष्य के लिए, क्या योजनाएं अभी जो सरकार पिछले 8 साल से केंद्र की सत्ता में है और जो सरकार पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश की सत्ता में है, उसने क्या कुछ किया है, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। और साथ में यह चर्चा भी करेंगे कि एक तरफ आरएसएस का एक सर्वे आया है, इंटरनल सर्वे, जिसमें कहा जा रहा है कि पहले फेज में बीजेपी मात्र 17 सीटें जीत रही है और दूसरे फेज में भी ऐसे ही 16-17 सीटें जीत रही है। तो 16-17 सीट और उधर भी 17, यानी कि 33 to 34 सीट्स अगर बीजेपी मात्र जीत रही है। और दूसरी तरफ अखिलेश दावा कर रहे हैं कि हमने सीटों की सेंचुरी 2 ही चरणों में बना दी है। तो इस पर भी कि किसका दावा कितना सही है, इन सब पे हम चर्चा कर रहे हैं अभी। लेकिन
आपका सबसे पहले कमेंट लेने से पहले एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लेते हैं और संत रविदास जी को नमन भी करते हैं और उसके बाद फिर आपकी इस पर प्रतिक्रिया और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी बने हुए हैं, हमारे वरिष्ठ साथी दीपक पासपोर्ट जी भी बने हुए हैं और संजीव कौशिक जी भी बने हुए हैं। आइए जरा सुनाते हैं, एक बार सुनते हैं फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत हमारे लिए अच्छा है कि आज दारापुरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके विचारों को भी सुने और हमारे तमाम साथी भी सुनेंगे। आइए सबसे पहले जरा सुनाइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जब भारत विभाजन हुआ, नेता कौन थे भाई? कांग्रेस के थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? देश के टुकड़े हुए तब कांग्रेस के लोग थे कि नहीं थे? क्या इनको इतनी समझ नहीं आई कि 6 किलोमीटर दूर सीमा से हमारे गुरु नानक देव जी की तपोभूमि, क्या विभाजन के समय वो 6 किलोमीटर और गुरु नानक देव जी की पवित्र भूमि भारत में रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रख सकते थे कि नहीं रख सकते थे? रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? जरा हिम्मत से बताओ, रखना चाहिए था कि नहीं रखना चाहिए था? ये पाप किया है कि नहीं किया उन्होंने? हमारी भावनाओं को कुचला है कि नहीं कुचला है? दूसरी घटना, 65 की लड़ाई हुई, भारत की सेना लाहौर में झंडा फरकाने की ताकत के साथ आगे बढ़ रही थी। बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? बढ़ रही थी कि नहीं बढ़ रही थी? अगर 65 की लड़ाई में थोड़ा 2 कदम आगे जाते तो गुरु नानक देव जी की तपोभूमि हमारे पास होती कि नहीं होती? होती कि नहीं होती? वो पहला मौका चूक गए विभाजन के समय, दूसरा मौका चूक गए 65 की लड़ाई में, और फिर बांग्लादेश की लड़ाई हुई। बांग्लादेश की लड़ाई हुई, 90,000 पाकिस्तान की सैनिकों ने हिंदुस्तान की सेना के सामने घुटने टेक दिए। 90,000 सैनिक हमारी कैद में थे, हिंदुस्तान की कैद में थे। अगर दिल्ली में बैठी हुई सरकार में दम होता तो उनको कह देते कि 90,000 सैनिक तुम्हें तब मिलेंगे जब हमें हमारे गुरु नानक देव की तपोभूमि वापस मिलेगी। ये काम उनको करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? 3 बार मौके मिले, उन्होंने गवा दिए। 3 बार मौके मिले, गवा दिए। भाइयों बहनों, मैंने आज लड़ाई तो थी नहीं, कूटनीतिक ताकत से कॉरिडोर बनाया और कल तक जो दूरबीन से गुरु महाराज की तपोभूमि के दर्शन करते थे, आज मेरे श्रद्धालु वहां जाकर के दर्शन कर करके आ जाते हैं। भाइयों, तो ये देख रहे थे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले आपने सुना, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ ये जो मजीरा बजाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिख रहे थे वो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविदास जयंती के अवसर पर मंदिर में जाकर मजीरा बजा रहे हैं। और इससे पहले आइए जरा स्क्रीन पर लेके आइए हमारे तमाम जो वरिष्ठ साथी हैं उनको और चर्चा को आगे बढ़ाएं। दारापुरी जी, आपने 2 बातें देखी, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण आपने सुना, भाषण का अंश सुना आपने, जिसमें वो गुरु नानक देव जी की देवभूमि पाकिस्तान से पिछली सरकार ला सकती थी लेकिन वो नहीं ला पाई, ये और मात्र 6 किलोमीटर की दूरी। और दूसरी बात यानी कि कुल मिलाकर के पंजाब में गुरु नानक देव जी के नाम पर कुछ न कुछ
वोट बटोरने की कोशिश और उसमें पिछली सरकारों को कोसने की कोशिश, और बांग्लादेश तक का जिक्र किया और बाकी तमाम चीजें। और उसके बाद अभी आप जरा समझना चाहता हूं कि आज की तारीख में अलग अलग ढंग से हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी के अपने अंदाज हैं। इस अंदाज में अब जब चुनाव के इस मोड में हम आ चुके हैं, जब उत्तर प्रदेश में तीसरे फेज का चुनाव हो रहा है, पंजाब का चुनाव भी बिल्कुल करीब है, 3 दिन बाद अब पंजाब में भी चुनाव है, ये तमाम चीजें कितना प्रभावित करेंगी आने वाले चुनाव को और कितना फायदा दिला सकती हैं बीजेपी को? देखिए, एक तो मोदी जी जो गुरु नानक देव जी वाला जिक्र कर रहे थे, अब वो तो बिल्कुल एक ऐसी बात है कि इतिहास जो है वो आगे को जाता है, पीछे को नहीं जाता है। इतिहास के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर जो कुछ हुआ है, उस समय क्या परिस्थितियां थी, क्यों वो जो जता रहे हैं ऐसा नहीं किया गया, या ऐसा होना संभव नहीं था, तो वो इतिहास को पीछे नहीं ले जाया जा सकता। इतिहास हमेशा आगे जाता है और मोदी जी वोट के चक्कर में इतिहास को पलटना चाहते हैं, लोगों को बरगलाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये जो है कि आज मोदी जी का जो एकदम संत रैदास जी के प्रति जो प्रेम उमड़ा है या सत्कार उमड़ा है, मैं पूछना चाहता हूं, इससे पहले कितनी बार मोदी जी उस रविदास मंदिर में गए थे, वहां जाके उन्होंने हीरा मतलब बजाया था, कितना बैठ के वो भजन किया था। तो ये जो प्रेम है, ये वोट का प्रेम है, ये दलितों का जो है वोट जो है उनको मजबूर कर रहा है वहां जाके ये सब नौटंकी करने के लिए। ये सब नौटंकी है, ये जो है मैं जिसको नौटंकी कहूंगा। और इसका देखिए, दलित जो है, मोदी जी का जो दलित प्रेम है या योगी जी का जो दलित प्रेम है, उसको बहुत अच्छी तरह से भुगत चुके हैं। जिस प्रकार से SC/ST एक्ट को लेके हुआ था और 5 साल उत्तर प्रदेश में दलितों ने योगी के दमन को जो झेला है, और सरकारी आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है। फिर उसके बाद दलितों के साथ 2 अप्रैल 2018 को दलितों ने जो SC/ST एक्ट को लेके एक जो प्रदर्शन किया था, आंदोलन किया था, उसमें सबसे ज्यादा जो दमन हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ। 2 लड़के जो है यहाँ पुलिस की गोली से मारे गए, सैकड़ों गिरफ्तार हुए, हजारों के ऊपर केस दर्ज किया गया, जेलों में रहे, तब जाके वो छूटे। और उसके बाद बाकी आपने हाथरस में इनका दलित प्रेम देखा, आपने उन्नाव में देखा, आपने आगरा में देखा, और आपने आजमगढ़ में देखा, आजमगढ़ के पलिया गांव में देखा, जहां CO कहता है दलित औरत से कि रात में मजा नहीं आया, अब हम दिन में आए हैं। वो वीडियो भी आपने देखा होगा। तो ये दलित जो है, इनके मोदी जी और योगी जी के दलित प्रेम को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और दलित अब इतने समझदार भी हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक समझ भी काफी परिपक्व हो चुकी है, और राजनीतिक सत्ता का वो कैसे लेना है और कैसे उसका इस्तेमाल करना है, इसका भी काफी तजर्बा उनको हो चुका है। तो मेरा ये निश्चित मत है कि ये सब जो एकदम अचानक जो प्रेम या सत्कार उमड़ा जा रहा है, ये राजनीतिक है, केवल वोट के लिए। दलित इसको समझ रहा है, वो उनके इस झांसे में आने वाला नहीं है। दलित जो वोट देगा वो अपनी समझ से, अपनी सोच से देगा, किसको देगा किसको नहीं देगा वो एक अलग बात है। तो इससे दलितों की सोच जो है कुछ बदलने वाली नहीं, या दलितों का वोट को लेके जो अपना निर्णय है वो कोई बदलने वाला नहीं है। नहीं है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि पंजाब में जो चुनाव है वहां लगभग 32 से 34% दलित वोटर्स हैं, और इस बार एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ने दलित चेहरे को ही सामने रखा है। चरणजीत सिंह चन्नी को कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बना करके और अभी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है अपनी तरफ से कांग्रेस ने, कि अगर उनकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद पर वही विराजमान होंगे, चरणजीत सिंह चन्नी। दूसरी तरफ इधर अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के साथ BSP का इस बार गठबंधन है,
और तीसरा दल वहां पर आम आदमी पार्टी है। तो ये पंजाब की बात है। लेकिन यहां अगर आए उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग पॉकेट्स में काफी, चाहे वो पहला पॉकेट हो, दूसरा हो, यानी पहला फेज हो, दूसरा फेज हो, तीसरा फेज हो, हर फेज में दलितों की एक अच्छी आबादी है, दलित वोटर्स की एक अच्छी आबादी है। और ये किधर जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और साथ साथ ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी ने पहले ही 2 फेज में शतक लगा लिया है, यानी सीटों की सेंचुरी बना ली है समाजवादी पार्टी ने। तो शुरुआत हम, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजीरा बजाते हुए दिखाई दिए और सुनाई पड़े, और साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब में गुरु नानक देव का नाम लेते हुए, और मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर पंजाब से अगर पाकिस्तान की बात करें, और इतिहास बहुत सही कहा दारापुरी जी ने कि इतिहास के पन्नों को आप पलट सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। और बदलने की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं उसमें कितनी सच्चाई है, कितना दम है, 8 साल में हम सबने बहुत नजदीक से देखा है और अभी देख भी रहे हैं। लेकिन अमलेंदु जी, एक आगे बढ़े उससे पहले इस मसले पर आपसे भी, आपका ओपिनियन नहीं सुना अभी तक, आपसे भी समझना चाहता हूं कि आज बनारस में जबरदस्त जमघट लगी रही। ये सही है कि संत रैदास जी बनारस से उनका नाता रहा है, तो बनारस जमघट क्यों ना लगे। और वहां पर कांग्रेस के दोनों भाई बहन भी थे, यानी प्रियंका भी थी और ये भी थे, राहुल गांधी भी थे। उन्होंने लंगर में खाना परोसा, वो सब भी हमने देखा, अभी विजुअल भी दिखाया हमने आप सबको। आपको क्या लगता है कि आज का जो दिन है, आज स्पेशली 16 फरवरी, ये इन चुनावी अलग अलग जो चुनावी मैदान में जो पार्टियां हैं, उनमें बीजेपी जो सबसे ऊपर, क्योंकि अभी राज कर रही है उत्तर प्रदेश में खासकर, तो बीजेपी को इससे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुमूल्य समय निकालकर सुबह सुबह मंदिर में जाना, मजीरा बजाना, ये फायदा दिला सकता है। देखिए जी, ये फायदा दिला सकता है या नहीं दिला सकता वो तो अलग की बात है, लेकिन प्रधानमंत्री प्रयास तो इसके लिए कर रहे हैं। लेकिन इस प्रयास के साथ साथ प्रधानमंत्री एक काम और कर रहे हैं, वो स्टार प्रचारक कांग्रेस के बन गए हैं। और किस तरीके से बन गए हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक? इस तरीके से बन गए हैं कि प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि 3-3 बार कांग्रेस ने जो है पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3-3 बार कांग्रेस को मौका मिला। ये प्रधानमंत्री का कहना, मेरा कहना नहीं है। सन 65 में बता रहे हैं लाहौर तक पहुंच गए थे। सन 71 का बता रहे हैं कि 90,000 जो थे सैनिक उन्होंने बंदी बना लिए थे कांग्रेस ने। प्रधानमंत्री के समय भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। प्रधानमंत्री अपनी सर्जिकल स्ट्राइक का नहीं बता पा रहे हैं कि उन्होंने कितने पाकिस्तानी जो उठा के ले आए थे यहाँ, और कहां तक सर्जिकल स्ट्राइक घुस के उन्होंने मारा था। प्रधानमंत्री इसके बारे में कुछ नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन 3-3 बार पाकिस्तान को जो है कांग्रेस ने धूल चटाई, ये प्रधानमंत्री जो बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक शुक्रिया जो है वो प्रधानमंत्री के लिए जारी कर देना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको स्वीकार किया कि कांग्रेस ने 3-3 बार पाकिस्तान को धूल चटाई थी। एक तो बात यह है। अब दूसरा ये कि प्रधानमंत्री जो है इसके जरिए करेंगे क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जो है 18 घंटे से ढोल मजीरे ही बजाते हैं, और तभी इस देश की इतनी दुर्गति हुई है। अगर इस देश प्रधानमंत्री इतना मेहनत ना करते ढोल मजीरा बजाने में, तो देश की इतनी दुर्गति नहीं होती। अर्थव्यवस्था से लेकर के और कूटनीति तक के सबके मसले पे जो दुर्दशा हो रही है, यानी अभी खबरें आ रही हैं 2-3 दिन पहले की है कि 22,000 करोड़ लेकर के भी कोई जो है भाग गया है। प्रधानमंत्री के मुंह से ना कोई शब्द निकल रहा है, ना उनके मित्रों के मुंह से कोई शब्द निकल रहा है, पूरी पार्टी के मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहा है। प्रधानमंत्री ढोल मजीरा बजाने में व्यस्त हैं और देश लूटा जा रहा है। तो ये प्रधानमंत्री की जो असलियत है इस ढोल मजीरे बजाने की। अब ये कि वो कितने दलित हितैषी हैं, दारापुरी साहब ने जो है बिल्कुल आंकड़ों के साथ जो है वो बता दिया है कि किस तरीके से दलित हितैषी हैं। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो जाते हैं जब दलितों के किसी कार्यक्रम में, तो पहले जो है वहां वो साबुन बंटवा दिया जाता है कि आप जो है साबुन से नहा के आएंगे सब बच्चे, कूलर रखवा दिए जाते हैं। और दारापुरी साहब ने वो साबुन भेज दिया योगी जी को कि भाई ये साबुन आपके लिए भेजा जाता है, तो दारापुरी साहब की गिरफ्तारी कर ली जाती है। तो ये जो है उत्तर प्रदेश में हकीकत जो है वो दलित उत्पीड़न की और दलितों हितैषी होने की असलियत ये है। कुल मिला के स्थिति जो है, दारापुरी साहब के जो पोस्टर चिपकवाए जाते हैं पूरे लखनऊ में कि इनसे वसूली करनी है, बहुत बड़े दंगाई हैं, तो ये दलितों की जो है असली जो है वो
ये है इनका दलित प्रेम भारतीय जनता पार्टी का। इसको आप अच्छे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। जहां तक सवाल ये है कि राहुल गांधी और प्रियंका भी पहुंचे, मुझे लगता है कि पंजाब का चुनाव तो आज है, प्रियंका गांधी पिछले साल भी पहुंची है और उससे पहले भी पहुंचती रही है। तो देखिए, जब कोई राजनीतिक व्यक्ति जाता है, चाहे वो पूजा करने जाए, चाहे वो मजार पे जाए, चाहे वो मंदिर में जाए, चाहे किसी भी धर्मस्थल पे जाए, जाहिर सी बात है कि जो राजनीतिक व्यक्ति है तो उसके पीछे राजनीति कुछ ना कुछ तो होती ही है। व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न मुझे लगता है कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो राजनीति भी है। लोग उसका फायदा भी उठाते हैं, कुछ कहते हैं कि हम राजनीति अलग हटके कर रहे हैं, कुछ कहते हैं हम राजनीति कर ही रहे हैं। सवाल यह है कि क्या उससे कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है? अगर प्रियंका राहुल आज अगर कोई राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं तो एक साल पहले तो मुझे लगता है राजनीतिक संदेश देने की कोई कोशिश नहीं थी, जब प्रियंका गांधी रविदास मंदिर गई थी, क्योंकि तब कहीं चुनाव भी नहीं थे जहां चुनाव हो और कांग्रेस को उससे कुछ फायदा मिलता हो। तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है कि वो आज के समय में जाना गए हैं तो राजनीति हो, क्योंकि चन्नी भी गए हैं। हालांकि चन्नी तो चूंकि उस समुदाय से आते हैं तो चन्नी का तो जाना जाहिर सी बात हो सकता है। चन्नी पिछली बार भी आए हों, लेकिन तब चूंकि मुख्यमंत्री नहीं थे तो मीडिया का ध्यान नहीं गया हो कि चन्नी भी यहाँ आए हैं। आज चूंकि चन्नी मुख्यमंत्री हैं तो उनका ध्यान ज्यादा है मीडिया का कि चन्नी यहाँ आए हुए हैं। तो ये जो कुल मिलाकर के दलित प्रेम जो है वो सब जो है ये एक तरीके से दिखावा है। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर हेडगेवार को मानता हो, जो बंच ऑफ थॉट्स को मानता हो, जो गुरु गोलवलकर को मानता हो, जो ये मानता हो कि जो है नस्लें सुधारी जानी है केरल के नंबूदीपात ब्राह्मणों के जरिए, वो किस तरीके से संत रविदास को भी मान सकता है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले स्पष्ट करना चाहिए कि वो हेडगेवार और नंबूदीपात के चेले हैं कि संत रविदास के चेले हैं। मुझे लगता है कि इस मामले पर प्रधानमंत्री खामोश रहेंगे, लेकिन ये सवाल उठना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सवाल मैं पूछ रहा हूं ये विपक्ष के लोग जो हैं वो उठाएं कि प्रधानमंत्री जी आप पहले स्पष्ट कीजिए कि आप डॉक्टर हेडगेवार और नंबू उनके गोलवलकर जी के चेले हैं या आप संत रविदास जी के चेले हैं। और अगर संत रविदास के आप शिष्य हैं, हम ये मान लेते हैं कि आप संत रविदास के शिष्य हैं। संत रविदास जिन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, जात पात ना पूछे को, संत रविदास ने कहा। तो जात पात ना पूछे को संत रविदास ने जो कहा, संत रविदास जिनकी बेगमपुरा की अवधारणा है कि जहां जो है कोई अत्याचार जाति के आधार पर नहीं होगा, वहां आप जाति के आधार पर वोट भी मांग रहे हैं, जाति के आधार पर सम्मेलन भी कर रहे हैं और जाति के आधार पर आप मुख्यमंत्री भी घोषित कर रहे हैं। तो आप किस तरीके से संत रविदास के शिष्य हैं? मुझे लगता है कि सवाल जो विपक्षियों को पूछना चाहिए, जो मैं पूछ रहा हूं। जी राजीव जी, बहुत सारी बातें और बहुत सारे सवाल आप उठा रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ तो राजनीति बीजेपी की और दूसरी तरफ राजनीति समाजवादी पार्टी गठबंधन की, और उस राजनीति में दोनों के बीच जब हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करते हैं, एक पंजाब का चुनाव सामने है, सिर चढ़कर बोल रहा है, क्योंकि वहां पर अलग अलग ध्रुव जो हैं, एक तरफ किसानों का कुछ एक दल वो भी चुनावी मैदान में है पंजाब में, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी दिल्ली मॉडल की बात कर रही है। पता नहीं दिल्ली मॉडल कितना सिर चढ़कर बोलेगा पंजाबियों पर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पंजाब और पंजाबियत की बात कर रहे थे। खैर, और तीसरी तरफ जो सत्तारूढ़ दल है अभी कांग्रेस, वो भी अपनी पूरी लड़ाई लड़ रही है और साथ में बसपा और शिरोमणि अकाली दल भी है। तो पंजाब अपने आप में कई दलों के साथ बटा हुआ, और इस चुनाव में किसके लिए चुनाव फायदेमंद होता है, किसके लिए चुनाव जो है वो फायदेमंद नहीं होता है, वो तो देखेंगे हम 10 मार्च को, और 20 अभी फरवरी को उसका चुनाव है। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश में 2 फेज के मतदान के बाद क्या कारण है कि अखिलेश यादव इतने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने सेंचुरी बना ली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहले चरण के मतदान के बाद कहते हुए सुनाई दिए कि फर्स्ट फेज के बाद विपक्ष का चेहरा जो है वो लटक गया है। वो लोग टेलीविजन चैनल्स पे आ रहे हैं तो उनका चेहरा मैं खुद ही देख रहा था कि लटका हुआ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान थी। लेकिन उसके बाद सेकेंड फेज के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हमने नहीं सुना कि इस ढंग की कोई बात कर रहे हैं। क्या सचमुच अंदर खाने में ऐसी खबर आ रही है या आ गई है, या आरएसएस की जो खबर है वो सही है, ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से अखिलेश यादव को सुनते हैं। सेंचुरी क्या कुछ कह रहे हैं, शतक हमने कैसे लगा लिया, वो सुनते हैं और फिर से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आइए एक बार सुनते हैं अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। इस बार लग ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की न केवल कन्नौज में बल्कि तीसरे चरण में पूरी जमानत जब्त होने जा रही है। तीसरे चरण में होने जा रहा है। पहला चरण, दूसरा चरण और अब वोट तीसरे चरण में पड़ने जा रहा है।
आपको जानकारी हो गई होगी कि पहले और दूसरे चरण में ही समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने शतक लगा लिया है। जब शतक लग गया है तो इस बार कन्नौज और तीसरे चरण में अपने लोगों का समर्थन मिला तो इतना पीछे भारतीय जनता पार्टी छूट जाएगी, इतना पीछे छूट जाएगी कि तीसरे चरण के बाद सातवें चरण तक इनके बूथों पर कोई आएगा नहीं। इनके बूथों पर भूत दिखाई देंगे, भूत, कोई बूथ पे आने वाला नहीं है। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो भ्रष्टाचार डबल हुआ है। डबल हुआ भ्रष्टाचार के नहीं, और अन्याय डबल हुआ कि नहीं, ये वही लोग हैं। तो सुना आपने, भ्रष्टाचार डबल, इस सब की बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ कह रहे हैं कि बूथों पर भूत दिखाई देगा। और पहले चरण और दूसरा चरण तो छोड़िए, आगे जब बढ़ेंगे तो हालत, कुल मिलाकर के हालत इनकी बहुत मजबूत हो जाएगी, समाजवादी पार्टी की। दारापुरी जी, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव के इस बयान में, इस भाषण में कितना दम है? एक चुनावी भाषण है, इसको थोड़ा सा किनारे रख लें, लेकिन अगर हम लोग एक समीक्षक के रूप में समीक्षा करें तो कितना दम दिखाई दे रहा है आपको? पहले दूसरे चरण में से जो खबरें निकल के आ रही हैं, आपके पास क्या हैं और आप किस रूप में इसे देख रहे हैं? माफ करें, आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले इंट्रोड्यूस कर दूं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ ही डॉक्टर राकेश पाठक जी भी जुड़ गए हैं। राकेश पाठक जी, आपका स्वागत करता हूं। और चर्चा हम लोग कर रहे हैं, राकेश जी, एक तो आज रैदास जयंती है, उस पर प्रधानमंत्री का भाषण और उनका मजीरा बजाता हुआ जो एक क्लिप है, आपने सुना होगा, देखा होगा, वो हम लोग देख रहे थे। और साथ साथ अब चर्चा ये कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं कि हमने सेंचुरी सीटों की लगा ली है, उसमें कितना दम है। आइए सीधा दारापुरी जी, आपसे समझना चाहता हूं फर्स्ट और सेकंड फेज को लेकर। देखिए, ऐसा है कि अखिलेश यादव जी जो दावा कर रहे हैं, हो सकता है कि 100% सही ना हो, परंतु इतना स्पष्ट है जो 2 चरणों में वोटिंग हुई है कि इसमें जो सपा और आरएलडी का गठबंधन है वो भाजपा की अपेक्षा एक बहुत बड़ी बढ़त ले चुका है। और ये जो वीडियोस आए हैं, अलग अलग जो लोग कर रहे हैं, उनसे मतलब ये स्पष्ट है कि पश्चिम में भाजपा जो है वो काफी बड़ी मतलब नुकसान भाजपा ने उठाया है। और एक चीज और मैं ये कर रहा था, क्योंकि पश्चिम में दलितों की भी काफी बड़ी आबादी है और दलित वोट जो है, अभी तक माना जाता था कि वो मायावती के साथ मतलब जुड़ा हुआ है, पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, परंतु वो दलित वोट अब पूरी तरह से नहीं जुड़ा हुआ है। जो गैर जाटव, गैर चमार जो जातियां थी वो अलग हो चुकी हैं। और जो इस चुनाव में जो पढ़ा लिखा दलित है, जो कि खुले दिमाग का है, उसने मायावती को वोट नहीं दिया है। मैंने आज ही सहारनपुर वगैरह बात करके पता लगाया, तो क्योंकि वो मायावती से उनका मोह भंग हो चुका है और उनके दिमाग में ये बात भी बिल्कुल बैठ गया कि मायावती एक तरीके से भाजपा का मतलब उनकी मदद कर रही है, और चुनाव के बाद भी अगर कोई जरूरत पड़ी तो सबसे पहले मायावती ही जाएगी। इसलिए जो दलित वोट है वो भी गठबंधन को गया है, ये जो है। और बाकी जो समीकरण जो थे, जाट और मुसलमान जो हैं, उन्होंने तो खैर एक बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने गठबंधन को मतलब जो है वोटिंग की है। तो उससे ये एक निष्कर्ष निकलता है कि पहले 2 जो चरण हैं उनमें ये जो गठबंधन है एक बहुत बड़ी लीड ले गया है। और अखिलेश यादव के ये जो दावा है उसमें काफी सच्चाई दिखाई देती है, और ये लीड लेने का जो असर है वो आगे वाले जो चरण है चुनाव के, उनमें भी दिखाई देगा। ऐसा मुझे लगता है कि इसका असर जो है आगे वाले चुनाव पर भी जरूर पड़ेगा। जी बिल्कुल, 403 सीटें उत्तर प्रदेश की, 403 में से
जीतने के लिए यानी कि बहुमत पाने के लिए और सरकार बनाने के लिए 203 सीटें चाहिए। इन 203 सीटों में, या 202 सीट कह लें, 203 सीट, 204 सीट ले आओ, लेकिन ये जो 200 का पार, उसमें से अगर पहले ही 2 चरणों में आप 100 का आंकड़ा आपने पार कर लिया है, जो दावा कर रहे हैं अखिलेश यादव, तो इसके बाद सरकार बनने में कोई देर तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि अभी 5 चरणों के चुनाव बाकी हैं। क्या कहेंगे संजीव कौशिक जी? अखिलेश यादव इस तरह की बातें कर रहे हैं तो ये बातें कहां से आ रही है, इस बातों में सच्चाई हमें कैसे दिखाई देती है, उसकी कुछ वजह है। पहले चरण के चुनाव के बाद या उसी शुरुआती दौर में हम देखें कि जिस तरह से मोदी जी और योगी जी आक्रामक होकर के खास करके 20% 80% की बात हो रही थी। दूसरे चरण के चुनाव के पूर्व संध्या पर आपने देखा होगा कि किस तरह से भाषा उनकी बदलती हुई दिखाई। जाहिर सी बात है कि उनको इस बात का एहसास हो चुका था कि हमने जो गलतियां कर दी है उसका खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है, तो उस गलती को सुधारने की वो कोशिश कर रहे थे। तब तक गंगा में इतनी पानी निकल चुकी थी कि उनके समझ में बात आनी नहीं थी, कोशिश थी उनकी। लेकिन ये बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं उन्हें ये बात एहसास हो चुका है, गलतियां उनसे हुई शुरुआती दौर में, और जिस गुमान में वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कोशिश कर रहे थे लगातार, चाहे वो किसानों का आंदोलन वक्त से पहले उन्होंने भी खत्म कराने की कोशिश की, कानून वापस लेने की कोशिश की, या फिर किसानों को अपने अपने तरीके से साधने की कोशिश की, लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उन किसानों को कैसे संतुष्ट किया जाए जिन लोगों ने अपने घरों के लोगों को खोए हैं, उनके आक्रोश को कैसे कम किया जाए जिनके बारे में आपने तमाम तरह के उन शब्दों का इस्तेमाल किया है जो उनको नागवार दिख रहा है। उनके बारे में कैसे आप उनको आश्वस्त कर पाएंगे कि जिस तरह से पानी, लाठी, केवल गोलियां नहीं चली, बाकी कार तक में आपने चला दिया, थार तक चला के जान से मार डालने की कोशिश की, और वो भी सत्ता में बैठे हुए लोग। तो ये आक्रोश जो था, और खास करके एक बनता हुआ समीकरण जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चाहे मुस्लिमों का एक समीकरण हो या फिर जाटों का समीकरण हो, जिस तरह से विपक्षी पार्टियों ने एक अपने पक्ष में इसको भुनाने की कोशिश की और उनकी कोशिश कामयाब भी रही। और ये बात अब आज के वक्त में एहसास हो गया है। हमने देखा कि अभी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, जिस तरह से विपक्षी सत्ता में बैठे हुए लोग जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि आज के वक्त में देश के प्रधानमंत्री को इस तरह की बातें करना शोभा देता है क्या कि आपको 3 बार आपको मौका मिला और आपने चूक हो गए। आप इतिहास की बात कर रहे हैं और वर्तमान आपका बदलता हुआ भूगोल बदलता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। एक बार चीन के ऊपर भी आंखें लाल पीली करते हुए आप दिखाइए एक बार। अखिलेश यादव ने यही तो कहा था कि आप एक कमजोर राष्ट्र को अपना सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध करके और उस पर भारी पड़ते हुए अपने आप को शेर खान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके देश के नक्शे को बदलने की कोशिश कर रहा है। कभी उस पर एक बार करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आप चप्पल किसीने वाले हैं। जो जरूरी चीजें हैं, जो देश के हिंदुस्तान में जो लोग झेल रहे हैं, जो युवा झेल रहे हैं, बेरोजगारी से इतने बड़े तरीके से त्रस्त हैं और सड़कों पर भी मिलाते हुए दिखाई दे रहा है, एक बार 56 इंच का सीना उसके पक्ष में तो दिखाइए। इतनी बड़ी बैंक लूट हो गई, इसके बारे में एक बार बात करते। और तमाम चैनलों पे आप देखिए, कहीं भी कोई नहीं, बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, इस पर बात करने वाला नहीं है। बहुत सारे उनके साथी हैं। इन्होंने एक बड़ी कामयाबी ये पाई है पिछले 7-8 सालों में कि मीडिया घरानों में बहुत अच्छी पैठ, हालांकि लोग गाहे बगाहे कांग्रेस के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगाते रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़े बड़े घरानों को बड़ी आसानी से साध लिया है। आप एक दो पत्रकार को साधने की बात करते थे, पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में आरोप लगाया जाता था, इन्होंने पूरे घराने को साध लिया। अब वो जैसे चाहते हैं उस तरह की खबरें चलती है, मन मुताबिक। आप बोल नहीं सकते हैं, कोई उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता है, किसी संपादक की इतनी हैसियत नहीं है कि इस लाइन को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। वो सारे चारण बने बैठे हुए हैं। तो ये तमाम चीजें देश की जनता ऐसा नहीं है, उनको भले ठीक है वो अपने गीत गा रहे हो, वो बहुत लोग प्रभावित भी होते हैं, लेकिन देश की जनता इस तरह की राजनीति से बहुत ऊब चुकी है। उसको पता है कि हमारे सरकारी मुद्दे की बात नहीं हो रही है, हमें ट्रैप में फंसाने की कोशिश हो रही है। और उन्होंने इस बार जो वोट किया है, मैं लगातार ये बात कहता चला आया हूं कि भला हो विपक्षियों का कि कम से कम आधी आबादी की बात तो हो रही है, कम से कम बेरोजगारों के बारे में बात तो हो रही है, कम से कम स्वास्थ्य के बारे में बात तो हो रही है। ये वो भी नहीं करने देना चाहते थे और लगातार उनकी कोशिश यही थी। जिस तरह से राजनीति करने की उनकी शैली है, अभी भी कोशिश जारी है उनकी, लेकिन ये इस बार विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते बौखलाहट में इस तरह की बातें आप देख रहे हैं, कहीं झाल मजीरा बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इतने दिनों तक यदि आप सत्ता में थे तो कुछ ऐसा कर जाते ताकि यहाँ झाल मजीरा बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये लोग स्वतः समझते कि नहीं, आपने उन मूल्यों की रक्षा की जिनके प्रांगण में जाकर के आप झाल मजीरे बजा रहे हैं, वो क्या चाहते थे।
वो कर्म को पूजा मानते थे, वो चाहते थे समानता का अधिकार सबको मिले। ये धर्म और जाति में बंटने की जो बात आप कर रहे हैं और बांट करके जो राजनीति कर रहे थे, इसी के विरोध तो वो लड़ाई कर रहे थे ना। आप उनके आत्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं वहां जाकर के इस तरह से झाल मजीरा बजा करके, और लोग ये बात समझ रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं आप, आपके बात में, आपके वाणी में, आपके कदम में इतनी ओज होनी चाहिए। आप कोई कपिल शर्मा का चुटकुला वाला शो नहीं दिखा रहे हैं कि कभी हंस देते हैं, कभी रो देते हैं, कभी चल देते हैं, कभी दो डायलॉग मार देते हैं। देश के प्रधानमंत्री, और वो भी भारत जैसे राष्ट्र के प्रधानमंत्री की एक अपनी अहमियत होती है, छवि होती है, ओज होता है। आपने मजाक बना दिया। एक साल में हमने वो भी दिन देखे हैं कि केवल एक कपड़ा बदलने की वजह से देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था। आप दिन भर में 4 कपड़े बदलते हैं, 5 कपड़े बदलते हैं, कभी मोर को खिलाते हैं, कभी कुछ करते हैं। साहब, कुछ कीजिए। बहुत बड़े उम्मीद के साथ लोगों ने बहुमत दिया है और ये कुछ करके दिखाई नहीं देते हैं। और दूसरी बार में ये कलई उतरती दिखाई दे रही है, जिसके और इनको भी पता है कि इस बार यदि उत्तर प्रदेश चूक गए, सबसे बड़ी बौखलाहट ये भी है कि उत्तर प्रदेश इस बार यदि वो चूक गए तो 24 लोग केंद्र चूकने वाले हैं। ये बौखलाहट इस तरह के कदमों को उठाने के लिए प्रेरित कर रहा है और मजबूर होकर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। जी, बहुत सारी बातें और बहुत इंपॉर्टेंट बात आप यहां रख रहे हैं। डॉक्टर राकेश पाठक जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज रैदास जयंती है और मोदी जी को हम सबने देखा सुना, और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी गए हुए थे पंजाब, वहां भी उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी की देवभूमि पाकिस्तान में मतलब मात्र यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर, और पिछली सरकारों ने 3-3 मौके मिले लेकिन लेकर नहीं आई, और अगर इनकी सरकार आएगी, और अभी जो सरकार है तो इन्होंने बहुत कुछ, पहले दूरबीन लगाते थे, अब गलियारा खुलवा दिया, तो ऐसे दावे कर रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी खबरें जो चल रही हैं कि आरएसएस जो है वो कह रहा है कि हिजाब का जो मसला था वो मसला उल्टा पड़ा है, और मुस्लिम एकजुट हो गए हैं हिजाब को, इसी बीच हिजाब जैसे मामले को सामने ला करके बीजेपी ने कहीं ना कहीं गलती कर दी है, और अब आप बीजेपी के लोग या आरएसएस के लोग बाहर निकलिए, जाइए, और जो बीजेपी के चाहने वाले लोग हैं या हिंदू को एकजुट होना चाहिए था, वो नहीं हो रहा है, उनको एकजुट कीजिए, उनको लेकर आइए, वोट डलवाइए। एक खबर यह भी आ रही है कि कई लोगों के नाम काटे गए हैं, कई लोग वहां तक जा नहीं पा रहे हैं, ऐसी भी बहुत सारी खबरें आ रही हैं, खासकर उत्तर प्रदेश से। जो लोग उत्तर प्रदेश में बहुत नजदीक से देख रहे हैं चुनाव को, वो और अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव का दावा है कि पहले ही 2 चरण में हम लोग सेंचुरी बना चुके हैं, और अब अगर 100 सीटें अभी ला चुके हैं तो अगली 100 सीट लाने में उनको कोई देरी होगी नहीं, ये सब हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। और उनके इस दावे पर कहीं ना कहीं मुहर लगाते हुए हमारे दोनों साथी एस दारापुरी जी भी और साथ में कौशिक जी भी दिखाई दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि पहले और दूसरे फेज को लेकर के आपके पास क्या खबरें हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। और दूसरी बात ये, यानी कि अखिलेश यादव के दावे में कितना दम है। दूसरा ये कि जो आरएसएस की जो बात आ रही है, जिसमें 33-34 सीटें ही 2 फेज में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, और हिजाब का मामला उल्टा पड़ा है, इस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। राजीव जी, पहली बात तो ये संजीव जी को सैल्यूट करना चाहूंगा, बड़ी बेबाकी से उन्होंने एकदम शीशे में उतार दिया प्रधानमंत्री को, बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री अभी जो कवायद कर रहे हैं, आप सोच कर देखिए कि आज तो रविदास जयंती है, वे झांझ मजीरा भी बजा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के समय तो वे बांग्लादेश जाकर एक विशेष समुदाय को, बंगाल में जो वोटर है पश्चिम बंगाल में, उसे संबोधित कर रहे थे। अगर वे गुरु नानक देव की जन्मस्थली की बात कर रहे हैं पंजाब जाकर, तो स्वाभाविक है वे तो वेशभूषा भी वैसे ही धरते हैं जैसा जिस राज्य में जाते हैं, दिन भर में कितनी बार कपड़े बदलते हैं, पर उसका असर कितना होता है ये देखना होगा चुनाव परिणामों के समय। तो 2 राउंड के चुनाव में जहां तक आपने बात कही, अब तक जो सूचनाएं आ रही, मैं सीटों के आकलन पर नहीं जाता, आमतौर पर मैं हर बार आपके चैनल पर भी ये कहता हूं, लेकिन ये जो साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है, मैं सैन्य विज्ञान का विद्यार्थी भी हूं, ये जो मनोवैज्ञानिक युद्ध है, इसमें अखिलेश यादव ने, समाजवादी पार्टी ने बढ़त ले ली है। इसी का नतीजा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अंदरूनी रपट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें माना जा रहा है कि उन्हें बहुत कम सीटें मिल रही हैं और आगे भी दिक्कत है। ये दिक्कत भी उनको महसूस हो रही है कि उन्होंने हिजाब का मुद्दा इतनी दूर से कर्नाटक से उठाकर उसकी आग, उसकी लपटें कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश तक आ जाए, यहां भी थोड़ा सा उससे गर्मी महसूस की जाए, तो उल्टा पड़ गया है। वजह इसकी यह भी है कि जो बहुसंख्यक मतदाता है, जिस 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ कर रहे थे, वो 80 जो है उसमें से लाठियों खाने वाले भी तो हैं, जो अभी प्रयागराज में नौकरी के लिए लाठी खा रहे थे। उस 80 में से
न जाने कितने लोग होंगे जो 5 किलो राशन पर का झोला मोदी जी की फोटो के साथ घर लेकर जा रहे हैं। कितने लोग होंगे जिनकी संतानें बेरोजगार होकर बैठी हुई हैं इतने सालों में, 5 साल में, 6 साल में। और ऐसे समय में 2 दिन पहले अगर गजवाए हिंद की याद दिलाएं योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ये कहें कि अगले 5 साल बिजली का बिल नहीं आएगा, तो आपको ये समझना चाहिए कि हमें और आपको सबको कि भारतीय जनता पार्टी अंदर खाने हताश अनुभव कर रही है। और बार बार अखिलेश यादव का ये कहना, हमारे आपके जैसे तमाम चैनलों के, उन चैनलों को छोड़ दीजिए जिनकी तो महिमा अपरंपार है, लेकिन जो वास्तविक बातें होती हैं आजकल डिजिटल मीडिया में हो रही हैं, ये जो समानांतर पत्रकारिता आप जैसे लोग कर रहे हैं, वहां जो चीजें आ रही हैं वो ये बताती हैं कि अखिलेश यादव के इस बड़बोलेपन, इस बड़े बोल के पीछे कोई आत्मविश्वास भी है, ये निराधार नहीं है। और मेरा मानना यह है कि युद्ध और राजनीति में अगर थोड़ा बहुत निराधार भी हो, थोड़ा कम संभावनाएं भी हो, तो उससे ज्यादा बताना चाहिए। बांग्लादेश युद्ध में जनरल मानेक शाह ने रेडियो के जरिए एक ऐसा संदेश प्रसारित करवा दिया था जो पाकिस्तान की सेना में हड़कंप मचाने के लिए काफी था कि हमने ये इतनी चौकियां जीत ली हैं। आकाशवाणी पे आकर उन्होंने रेडियो से संदेश दे दिया था। वो एक तरह से साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। वही अखिलेश यादव इस समय कर रहे हैं। मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने के लिए बार बार इतनी ज्यादा सीटों की बात कर रहे हैं। शुरू में भी शायद उन्होंने पता नहीं कितनी 347 या कितनी सीटें बता दी थी जीतने की। तो मुझे लगता है कि राजनीति में सब संभव है। देखना यह होगा कि इसके प्रत्युत्तर में भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा तो सिर्फ एक प्रतीकात्मक अध्यक्ष हैं, उनको तो पार्टी के लोग ही शायद अध्यक्ष ना मानते हो। ये लोग कर क्या रहे हैं, रणनीति क्या है? तो रणनीति के स्तर पर अब वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हैं, वे समझ नहीं पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम हो नहीं पा रहा, उनकी भी पर आ नहीं रहे हैं दूसरे दल, जनता भी नहीं आ रही है। हम लोग जो देखते हैं लोगों के इंटरव्यूज, जो चैनल्स वाले भी जनता में करते हैं, कई बार चैनल वालों को खड़े होना पड़ता है। उसको अगर दर्शक या जो मतदाता है वो जो बोल रहा है उसको बचाने का कोई चारा नहीं होता उनके पास, जब वो नौकरी की बात करने लगता है, रोजगार की बात करने लगता है। तो ये बात अब खुलकर लोग कर रहे हैं। इसलिए है कि आने वाले जो 5 चरण हैं उसकी जनता पार्टी के लिए सहज नहीं है, और ये असहजता ही उन्हें शायद उस एक्सटेंट तक ले जाएगी, उस मुकाम तक ले जाएगी जहां वे कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग पिछली बार कई बार बात कर चुके हैं कि कुछ भी में क्या क्या हो सकता है, ये अंडरस्टूड है हैं और क्या क्या हो सकता है ये अंडरस्टूड है। ये बातें हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, आपसे समझना चाहूंगा अगला जो 5 फेज, और खासकर अभी तीसरा फेज तो 20 तारीख को है, 20 के बाद फिर 23 को है चौथा फेज, चौथे के बाद में फिर 27 को 5वां फेज, 3 को 6ठा और 7 को 7वां, और 7 के बाद फिर 10 को काउंटिंग। लेकिन अभी जब पहला और दूसरा अगर मनोवैज्ञानिक तौर पर भी देखें तो यहां लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं। उत्तराखंड और गोवा पैक हो चुका है। उत्तराखंड और गोवा से जो खबरें आ रही हैं वो हम लोग आप लोगों तक पहुंचा चुके हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं, और गोवा से भी ऐसी ही खबर आ रही है। खैर, लेकिन रिजल्ट बताएगा। ये जो खबरें हैं उसके आधार पर दोस्तों हम आपको बता रहे हैं। सवाल यहां पर यह है दीपक पाचपोर जी कि आप इन 5 फेजेस में, क्योंकि लंबा सफर है, छोटा सफर नहीं है, अभी तो 2 ही है, और 2 में ही अगर मान ले कि हम जीत गए तब तो हो सकता है कि उल्टी भी पड़ जाए बातें उनके लिए, गठबंधन के लिए। आप क्या देख रहे हैं? और जो चुनावी रणनीतियां चल रही हैं, गतिविधियां चल रही हैं दोनों पार्टी में, सपा गठबंधन और भाजपा, इन दोनों की बात कर रहा हूं, इन दोनों पार्टियों की जो चुनावी रणनीतियां, गतिविधियां बहुत नजदीक से आप देख रहे हैं, क्या फर्क देख रहे हैं लोगों के चेहरे से लेकर के, और पार्टी की रणनीति जो दिखाई दे रही है उस पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, जिस समय दूसरा फेज उत्तर प्रदेश का था, हालांकि वो चुनावी आचार संहिता के एकदम उल्लंघन के तौर पे था। भारत के प्रमुख समाचार पत्र ने जो लीड लगाई थी उसमें प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लिया गया था। उन्होंने कहा था कि 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लहर है और हम 5 राज्य जीत रहे हैं। तो खैर, ये हर कोई दावा करता है, मतलब आप उम्मीदवारों से भी मिलेंगे, जिस उम्मीदवार के घर से उसको वोट नहीं मिलते वो भी कहता है कि मैं तो चुनाव जीत रहा हूं। ये सबका अपना अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। और
जो जीतेगा जो हारेगा उसका निर्णय तो बाद में होगा। जहां तक इसकी बात है, मैं पिछले अपनी चर्चाओं की एक दो रेफरेंस देना चाहूंगा। मैंने जब पहले चरण के चुनाव के पहले जब हम बैठे थे उस समय भी मैंने एक बात ये कही थी कि जिस हिसाब से रालोद और सपा का गठबंधन है, जिस हिसाब से उसकी सभाओं में भीड़ दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो वामन रूपी जनता है ये 2-3 कदमों में ही इस पृथ्वी को, उत्तर प्रदेश की पृथ्वी को नाप देने वाली है। और तीसरा कदम रखने के लिए किसी न किसी को अपना सिर नीचे रखना पड़ेगा कि हे वामन महाराज, अपना तीसरा है मेरे सिर पे रखो, क्योंकि अब इसके बाद जो है शायद उसकी जीत जो है वो सील हो जाएगी। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस हिसाब से के सारे माहौल नजर आ रहा है तीनों चारों राज्यों में, जिस हिसाब से, अच्छा, बॉडी लैंग्वेज को अगर बहुत अच्छे से कोई जानने वाला हो तो पहचान जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है, और किसे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संस्था आरएसएस ये एक तरह से इतिहास की जेल में कैद है। वो उस कैद से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। वो इतिहास के कटप्पा बन चुके हैं। वो उस गुलामी को छोड़ना ही नहीं चाहते। वो या तो पिछली बात करेंगे या अगले 25 साल की बात करेंगे। यहां तक कि बजट भी बनाते हैं तो उसका असर 25 साल के बाद ही होना है। तो हमें प्रधानमंत्री की ये जो बयान है इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा गौर न करके आपस में हम जब देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट जो मीडिया हाउसेज हैं या डिजिटल जो या यूट्यूबर्स हैं, ये सब साफ बता रहे हैं कि हवा किस तरफ चल रही है। एक बात और है, मुझे अब ऐसा लग रहा है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों को जो निकलने का कहा गया है, आरएसएस एक ऐसी फौज है जो एकदम आखिर में निकलती है। जब बिल्कुल मरने मारने की स्थिति हो जाती है वो तभी निकलती है। आपको याद होगा होमर का एक बड़ा प्रसिद्ध महाकाव्य है इलियड में जो ट्रोजन वार जो उन्होंने जीता था, ग्रीक्स लोगों ने वैसे जीता था कि उन्होंने काठ का एक घोड़ा बनाया, उसके अंदर उन्होंने सैनिकों को भरा और जाकर ट्रॉय शहर के बाहर उन्होंने खड़ा कर दिया। 28 दिनों के बाद वो सैनिक सब बाहर निकले, उन्होंने ट्रॉय पे कब्जा कर लिया। तो हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ये मिथ है, कुछ लोग कहते हैं सच्चाई है, लेकिन होमर ने उसने अपने एक महाकाव्य में इसका जिक्र किया है। तो मुझे लगता है, हमेशा ऐसा लगता है, आज से मतलब कम से कम पिछले 30-35 सालों से मैं उनकी कार्य पद्धति को देख रहा हूं कि वो ट्रॉय के घोड़े के अंदर बैठे हुए, काठ के घोड़े के अंदर बैठे हुए सैनिक हैं, उनको जब आदेश मिलता है तभी वो बाहर निकलते हैं। तो मेरा अब ऐसा मानना है कि अब तो केवल 2 ही चीजों का सहारा या 3 चीजों का सहारा रह गया है भारतीय जनता पार्टी को। एक तो आरएसएस का कैडर, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर था वो मायूस हो चुका है। वो 2-2 रुपए प्रति कमेंट वाले जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो ट्रोल आर्मी के सदस्य हैं, वो आप देखिए पूरा सन्नाटा छाया हुआ है इस समय सोशल मीडिया पर। उनके न तो कोई बहुत ज्यादा बयान आ रहे हैं। तो पहला आरएसएस के लोग, दूसरा ईवीएम और तीसरा राम का सहारा तो है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है इसके आगे यही 2-3 सहारे हैं भारतीय जनता पार्टी, जिसके बल पर वो आगे बढ़ना चाहेगी या किसी तरीके से कब्जा करना चाहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों की बातों से, जिस तरीके से वो विपक्षी दलों को ट्रोल कर रहे हैं, मतलब प्रधानमंत्री भी ट्रोल कर रहे हैं, आज से 75 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले क्या हुआ, 65 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, इसकी बातें कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे कि आज हमारे सामने क्या क्या इश्यूज हैं, किन किन चीजों को हमें डील करना चाहिए, कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारे पास क्या योजनाएं हैं, ये बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि बॉडी लैंग्वेज अपने आप में बता रही है कि बीजेपी जो है उसकी हालत पतली है, जिस तरीके की चर्चा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। राजीव जी। अमलेंदु जी अगर सुन रहे हो तो 3-4 शब्द अभी आए हैं जो डॉक्टर दीपक पाचपोर कह रहे हैं। एक तो आरएसएस, दूसरा ईवीएम, तीसरा राम, और चौथा इसमें जोड़ लें राम के साथ तो हिजाब, ये भी है। और हिजाब की बात अभी हम लोग कर भी रहे थे कि आरएसएस का कहना है कि ये उल्टा पड़ गया है। अब ये है कि आरएसएस के लोग, जरा मैं आप सबसे समझना चाहूंगा एक एक करके, आरएसएस के लोग बीच चुनाव में जब ये दिखाई देता है कि अब तो नैया जो है वो डूबने वाली है, तो मदद के लिए आते हैं क्या अमलेंदु जी? देखिए राजीव जी, एक तो असल में आरएसएस को लेके भ्रम बहुत ज्यादा है, और ये आरएसएस की कामयाबी है कि उसको लेकर के भ्रम तैयार रहते हैं।
उसकी सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि वो भ्रम तैयार करता है। उसकी कामयाबी ये नहीं है कि वो चुनाव का प्रबंधन करता है, कि या वो शाखा लगाता है या भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डलवाता है। उसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो भ्रम फैलाता है और उस भ्रम में कोई ये जान ही नहीं पाता कि इसका असली मकसद क्या है, इनकी असली विचारधारा क्या है। ये राजनीतिक है कि सांस्कृतिक है, ये समझ ही नहीं, मतलब ये कहता है सांस्कृतिक संगठन और संस्कृति की का सत्यानाश करके 24 घंटे करता राजनीति ही है। तो ये आरएसएस की एक बड़ी खूबी है। जहां तक सवाल ये कि आरएसएस कितना जो है लाभ पहुंचाएगा और कितना नहीं पहुंचाएगा, आरएसएस तो 2012 में भी था उत्तर प्रदेश में, चला थोड़ी गया था कहीं, छुट्टी पे भी नहीं था, अवकाश पे था। 2017 में भी था आरएसएस, जीत भी आई भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त तरीके से। उससे पहले 2007 में भी आरएसएस था उत्तर प्रदेश में, तब भी कुछ नहीं मिला था। 2002 में भी नहीं मिला था। तो ये आरएसएस ने एक बहुत अच्छे भ्रम जो है वो तैयार करके रखे हुए हैं, वो निकलते हैं। अब जो आरएसएस के साथ एक और कमी आ गई है। पहले जो आरएसएस होता था तो वो कच्छा पहनने वाले, भिक्षावृत्ति पे जीने वाले, दशहरे पे गुरु दक्षिणा लेने वाले, खिचड़ी खाने वाले, ऐसे स्वयंसेवक हुआ करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कुछ किया हो या ना किया हो, प्रधानमंत्री ने एक तो हिंदू धर्म को जो नुकसान पहुंचाया वो तो छोड़ दीजिए, देश को नुकसान पहुंचाया वो छोड़ दीजिए, भाजपा को नुकसान पहुंचाया छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री ने जो सबसे अच्छा काम किया है वो ये किया है कि उन्होंने आरएसएस की कतारों में भी जो भ्रष्टाचार फैला दिया अच्छे तरीके से। अब आरएसएस का स्वयंसेवक जो है वो अब वो कच्छा पहन करके वो भिक्षावृत्ति में भी जीता है। बढ़िया 5 स्टार जो है उसके कार्यालय बन चुके हैं, अब वो वहां रहता है, प्रचार पे जब जाता है तो अच्छे होटलों में रुकता है। तो ये प्रधानमंत्री का एक योगदान आरएसएस के लिए है। तो अब ऐसा आरएसएस जो है वो प्रधानमंत्री की भारतीय जनता पार्टी की कितनी मदद करेगा, ये देखने वाली चीज होगी। दूसरा, जो आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि कांग्रेस मुक्त भारत, देखिए प्रधानमंत्री जो रविदास मंदिर से बैठ करके जो काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत के लिए प्रयास कर रहे हैं। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने नहीं जा रही है। ये है कि अगर 2%, 3%, आधा % भी अगर वहां दलित वोटरों में सेंध लगा ली जाए, हाँ आम आदमी पार्टी का काम जो है वो थोड़ा हल हो जाए, कांग्रेस का नुकसान हो जाए। डेरा सच्चा सौदा के जो क्या बाबा राम रहीम जो है उनको जो फरलो दी गई है, उसका भी मकसद यही है कि आम आदमी पार्टी की भी काम करो। तो उत्तर प्रदेश में भी जो है आरएसएस क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, तो ये अब देखने वाली चीज होगी आरएसएस क्या करता है। आरएसएस तो मुझे लगता है कि अगर आरएसएस है, एक तो ये कि जो उसकी एक कामयाबी आरएसएस की और है क्या उसके लिए उसे आरएसएस को काम नहीं करना पड़ता है, लेकिन उसकी वो फेलियर भी हो गया इन 2 चरणों में। जो हिंदू मुस्लिम वैमनस्य जो बनाया आरएसएस ने लगातार काम करके 70 सालों तक, उसकी जो प्रयोग स्थली थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां वो इस बार फेल हो गया है। तो आरएसएस के पास भी और दूसरा कोई नुस्खा नहीं है, उसके पास भी नुस्खा वही है जो मोदी जी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम वैमनस्य, और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फेल हो चुका। अब आरएसएस उसको आगे ले जा पाता है कि नहीं ले जा पाता है, ये देखना होगा। क्या जो राकेश पाठक जी कहते हैं कि कुछ करने की, जो कुछ की बात हो रही है, कुछ करेगा क्या? तो मुझे लगता है ये कुछ भी कर ले, जो नुकसान 2 चरणों में हो चुका है उसकी भरपाई अब आगे होने वाली नहीं है। ये हो सकता है कि थोड़ी सी इज्जत बच जाए, प्रधानमंत्री 4 दिन जाके आप बनारस में रुक जाएं, योगी आदित्यनाथ जाकर के अब मठ में बैठ जाएं, बाद में भी बैठना है चुनाव के बाद, अभी से जाके बैठ जाएं, वहां के आसपास के क्षेत्रों में जो है कुछ थोड़ा सा असर डालें। ये सब चीजें कुछ हो सकती है कि थोड़ा सा जो है वो जो गिरता हुआ है उसको थोड़ा बचाया जा सके। लेकिन अब कोई बहुत बड़ा कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा, मुझको लगता है कि ऐसी स्थिति अब है नहीं, क्योंकि जनता जब आती है तो ना आरएसएस की सुनती है ना किसी की सुनती है। आरएसएस दिल्ली में भी था, नहीं सुनी जनता ने। अमलेंदु जी रोकूंगा अमलेंदु जी, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आपकी टोपी से लोग जरूर कंफ्यूज होते हैं। खैर, दारापुरी जी आपके पास आना चाहता हूं कि ये जो बीजेपी की हम बात कर रहे हैं और खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, और आरएसएस पे बहुत सारी बातें हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी कर भी रहे थे, और इनसे स्पेशली आरएसएस का सवाल किया भी था, क्योंकि टोपी से लोग कंफ्यूज होते हैं। कई लोग बोलते भी हैं कि अमलेंदु जी ने कौन सी टोपी पहन रखी है।
लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या इस चुनाव में पहला और दूसरा फेज जो है, इसके बाद किसानों का मुद्दा भी जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है क्या दारापुरी जी? क्योंकि पहला और दूसरा फेज तो बिल्कुल ही किसानों के मुद्दे पर छाया रहा, तीसरा फेज, चौथा फेज, आगे का फेज, क्या ये इधर की हवा जो पश्चिम की हवा है वो पूरब तक जाएगी? देखिए, ऐसा है, जहां तक किसानों की बात है, जो किसानों की समस्या पश्चिमी यूपी में है वो समस्या बाकी क्षेत्र में भी है। खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गन्ना किसानों की वो समस्या है। वहां पर भी काफी क्षेत्र है जहां पर गन्ना होता है। तो किसानों का जो उनके साथ जो हुआ, और खासतौर से उनका जो भुगतान नहीं हुआ, भुगतान का उनका काफी बकाया बाकी है। और आगे जो इन्होंने गन्ने की कीमत में जो बढ़ोतरी की केवल 25 रुपए की 5 साल में, मतलब जबकि इन्होंने 450 का वादा जब संकल्प पत्र 2017 में चुनाव लड़ा था तब किया था। तो किसान जो है वो पूरे क्षेत्र में मतलब परेशान है। वो अलग, उसकी संख्या अलग अलग है, परंतु किसान की परेशानी सर्वव्यापक है और उसका असर भी सब जगह पर होगा। और बाकी जो आगे मामले हैं उसमें ये बात तो सही है कि काफी सारा जो मोबिलाइजेशन है वो कास्ट लाइन पे हो रहा, समुदाय को लेके हो रहा। वो अब आगे हिंदू मुसलमान वाला मामला कम होगा, वहां पर वो जातियों वाला मामला आएगा। लोध है, निषाद है, कश्यप है, फलां है, ये है। तो वो जो मोबिलाइजेशन है वो ऑलरेडी जितना होना था उतना हो चुका है। जिसको जहां जुड़ना था वो जुड़ चुका है। अब एक जगह से टूट के दूसरी जगह जाने की संभावना नहीं है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि किसानों का मुद्दा सब जगह प्रभाव डालेगा, क्योंकि सब जगह किसानों की जो दुख दर्द है वो बराबर है। और दूसरा, आगे जो सोशल इंजीनियरिंग वाली जो बात है वो हो चुकी है, अब उसमें कोई ज्यादा इधर से उधर होने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो पहले 2 चरणों का जो प्रभाव है, जो हवा है, जो फिजा बनी है, वो आगे भी उसी प्रकार से मतलब वो आएगी। और भाजपा के अंदर, भाजपा के काडर, भाजपा के नेताओं में जो एक हताशा मतलब दिखाई दे रही है, वो उसको उनका काडर स्वीकार कर रहा है। और इसीलिए उनकी जो सक्रियता है उसमें बहुत कमी हो गई है। और आपने ये भी देखा होगा कि मोदी जी के, चाहे वो जो रैलियां कर रहे हैं या योगी कर रहे हैं, उनमें लोग बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। पहले तो जब चुनाव से पहले रैलियां हो रही थी तब तो सरकारी गाड़ियां थी और सरकारी आदमी थे, उनको भर भर के जो भीड़ हो जाती थी। पर अब तो आप वैसा नहीं कर सकते, जबकि अब भी कोशिश इनकी हो रही है कि एक जगह के लोगों को दूसरी जगह ले जाके दिखा दो, परंतु वो मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा। तो इसीलिए भाजपा के अंदर हताशा जो है वो बराबर दिखाई दे रही है। और पहले 2 चरणों का जो हवा है, जो फिजा है, उसका असर आगे होने वाला है। और ये जो आगे गठबंधन तो खैर नहीं है, परंतु जो अखिलेश यादव की रैलियों को जो आज भी जो रिस्पांस मिल रहा है, जितनी बड़ी संख्या में लोग स्वतः आ रहे हैं, वो दर्शाता है कि अब जनता का झुकाव जो है वो सपा की तरफ मतलब है, और भाजपा जो है वो अपनी गिरावट की तरफ जा रही है। भाजपा गिरावट की तरफ जा रही है, जनता का झुकाव। लेकिन इन सबके बीच आरएसएस की जो टिप्पणी है वो महत्वपूर्ण है। एक बार राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहूंगा आरएसएस की टिप्पणी पर, और खासकर पहले फेज में और दूसरे फेज में, और हिजाब का मामला, इन सब पे। और मध्य प्रदेश में भी हिजाब का मामला जो है काफी तेजी से, और उन जगहों पर जहां जहां भाजपा की सरकार है, खासकर हम देख रहे हैं कर्नाटक से शुरू हुआ मामला मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है, और सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियो जो हैं वायरल हो रहे हैं। क्या लगता है कि ये जो आरएसएस का कहना है कि हिजाब का मामला उल्टा पड़ गया है, आपको भी लगता है कि ये मामला उल्टा पड़ गया? क्योंकि उसमें 2 बिंदु हैं। एक ये है कि इसलिए मुस्लिम जो हैं, क्या हिजाब के का मामला आने के कारण ही मुसलमान जो हैं वो एकजुट हुए होंगे? और दूसरा, हिंदू शांत बैठे रहे, वो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्या कहेंगे इन दोनों टिप्पणी पर कि हिजाब के मामले पर मुसलमान जो हैं वो एकजुट हो गए और इस सरकार को हराओ इसलिए वो बाहर निकल गए? दूसरा, हिंदू शांत बैठे हुए हैं और वो
वोट देने नहीं आ रहे हैं। राजीव जी, इन सवालों के जवाब से पहले मेरी नजर अभी एक वीडियो पर पड़ी है, मुझे नहीं मालूम अपने शो में आप दिखा चुके हैं या नहीं, माफी चाह रहा हूं, थोड़ा देर से जुड़ा था। अमित शाह कानपुर के रोड शो में कह रहे हैं सब बेकार गया, बंद करो, खत्म करो। मुझे नहीं मालूम आपने ये वीडियो अगर नहीं देखा हो तो अपने प्रोड्यूसर से कहिए वो दिखा दें इस वीडियो को। मंच से अमित शाह कह रहे हैं सब बेकार गया, बंद करो इसको, यानी वो रोड शो को। क्या आपने दिखाया अभी ये वीडियो? नहीं दिखाया है, लेकिन तो अपनी टीम से कहिए अगर वो मिल जाए तो उसको दिखाए, जिसमें वो कह रहे हैं हाँ जी गया है, वो बिल्कुल जी काफी वायरल है वो वीडियो। मैं देख रहा था जी, तो मैं समझता हूँ, उसी समय वो वीडियो मेरे सामने जी, वो मैंने अभी जब अमलेंद्र जी बोल रहे थे तब मैंने देखा उसको। तो ये सारे जो बयान इस तरह के आ रहे हैं और जिस तरह सभाएं उनकी विफल हो रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री की सभाओं में लोग नहीं आ रहे हैं, तो जो हिजाब का मुद्दा उठाने की कोशिश शायद इसलिए की गई कि एक ध्रुवीकरण उनके पक्ष में हो जाए। वो जो 80 को चाह रहे हैं एक तरफ करना, वो शायद एक तरफ आ जाए। आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, मैं अपने साथियों को भी और दर्शकों को ये याद दिलाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश को लेकर बहुत कंफ्यूजन है मध्य प्रदेश सरकार में हिजाब को लेकर। पहले जैसे ही कर्नाटक में मुद्दा गरमाया, मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कह दिया कि हिजाब पर प्रतिबंध लगेगा, पाबंदी लगेगी और हम जल्दी इस पर विचार कर रहे हैं। दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने डांट डपट की और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, हमारे यहां ऐसा कोई विचार नहीं हो रहा। फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के अपने विधानसभा क्षेत्र दतिया में बवाल हुआ। स्कूल में 2 लड़कियां पहनकर आई थी हिजाब, उनको लौटाया गया, प्रिंसिपल ने कुछ निर्देश दिए, फिर एक सर्कुलर जारी किया प्रिंसिपल ने। इसके बाद भी गृह मंत्री हैं, कल उनका फिर बयान आया है कि हमारे मध्य प्रदेश में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो कंफ्यूज है बीजेपी और आरएसएस कि अब क्या करें, क्योंकि ये वाला तीर तर्कश से निकल चुका। हिजाब के मुद्दे को लेकर मुसलमानों में जो संदेश जाना था वो जा चुका कि बीजेपी, आरएसएस, उसके जो आनुषंगिक संगठन है इस मुद्दे पर मुसलमानों को प्रताड़ित कर रहे हैं। सड़क पर अकेली लड़की को घेर कर बदसलूकी हो रही है, श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं। महिलाओं को सड़क पर बुर्का उतारना पड़ रहा है, कपड़े चेंज करने पड़ रहे हैं एक तरह से, वो भी अच्छी बात नहीं है। अब जो हिंदुओं की आप बात कर रहे हैं वो ध्रुवीकरण वैसा नहीं हुआ जैसा बीजेपी और आरएसएस चाहते थे कि हम मुसलमानों को कॉर्नर करेंगे तो हिंदू एक तरफ आ जाएंगे। क्योंकि अंततः सिर्फ हिंदू मुस्लिम से तो उसका भी पेट नहीं भरता है ना, उसको भी तो नौकरी चाहिए, उसको रोजगार चाहिए, उसको सुख सुविधाएं चाहिए, उसको अस्पताल में ऑक्सीजन चाहिए थी कोरोना की दूसरी लहर में, उसे अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए जगह चाहिए थी 6x3 की, जहां वो अंतिम संस्कार कर सकता, पर नहीं कर पाया तो गंगा में बहाना पड़ा। तो शायद वो जो आक्रोश, वो जो असंतोष है, उसे वो अभी प्रकट नहीं कर रहा। बिना चाहे वो यही संदेश दे रहा है कि हम आपके नारों से, इस ध्रुवीकरण से सहमत नहीं है। चूंकि वो और किसी को वोट नहीं देना चाहता, नहीं दे सकता, जो कमिटेड वोटर है उसको लगता है कि हम इतने सालों से बीजेपी को वोट देते आए, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस और बीजेपी लगे हुए हैं, तो उस अपना असंतोष इस रूप में जाहिर कर रहा है कि हम वोट ही नहीं दे रहे, आपको नहीं देना चाहते तो हम किसी को नहीं दे रहे। तो अल्टीमेट नुकसान भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मैं अमलेंदु जी की उस बात में एक दो तथ्य और जोड़ देना चाहता हूं कि आरएसएस को लेकर हमने ऐसा मान लिया है कि वो जिस चुनाव में जुट जाता है वहां पर बीजेपी जीत जाती है, दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, घर घर में संघ का कार्यकर्ता है, बूथ लेवल पर है, आदि इत्यादि। अमलेंदु जी ने 17 तक के गिना दिए थे, मैं उसके बाद की और गिना देता हूं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये तो हिंदू हार्टलैंड है, गौ पट्टी है, ये तो संघ की प्रयोगशाला है। मध्य प्रदेश तो हमारा पूरा मालवा क्षेत्र संघ के पूरे कामकाज से प्रभावित है। आदिवासी क्षेत्रों तक में संघ ने अपनी वनवासी कल्याण परिषदें बना रखी हैं। तब भी 2018 में इन तीनों बड़े राज्यों में बीजेपी हारी थी, तब संघ के कार्यकर्ता क्या कर रहे थे, कहां चले गए थे पन्ना प्रमुख। दिल्ली में 3 बार से बीजेपी चुनाव हार रही है, केजरीवाल जैसे आदमी के सामने। क्या संघ की शाखाएं दिल्ली में नहीं है? तो ये एक बनाया हुआ, एक फ्रेम किया हुआ विचार है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब कूदता है तो बीजेपी जीत ही जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है वे खुद भी ऐसे अवसरों पर शायद बीजेपी को वोट नहीं देते होंगे जैसा उत्तर प्रदेश में अवसर इस वक्त आया हुआ है उनके सामने, क्योंकि अंततः संघ का कार्यकर्ता भी तो समाज में ही रहता है। अब सब तो अविवाहित प्रचारक बचे नहीं है, अब तो फुल पैंट में, जैसा अमलेंद्र जी ने बता दिया, वो तो 5 स्टार होटलों में रुकते हैं। मैंने खुद देखा है बड़े बड़े प्रचारकों को 5 स्टार होटलों में रुकते हुए।
तो उन्हें भी दिख रहा है कि जनता का असंतोष है, उनके जवाब कैसे दें। इसका ही परिणाम है कि अमित शाह को आज ये कहना पड़ा कि खत्म करो, सब बेकार गया। मेरा आकलन यह है फिलहाल। वायरल है जो आप कह रहे हैं अमित शाह का कि खत्म करो, सब बेकार है, और ये कानपुर का वीडियो है। लेकिन हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, अब समय बहुत कम बचा हुआ है और फटाफट एक दो कमेंट लेंगे। ये हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या 100 सीट जीत चुका है समाजवादी और रालोद गठबंधन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 फेज और तीसरा फेज जो है वो अभी 3 दिन बाद यानी 20 तारीख को है। 20 तारीख को अगर आगे इसी ढंग से समाजवादी पार्टी गठबंधन अगर रखता है तो फिर आगे बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि अब तो 100 सीटें चाहिए जीतने के लिए। अगर 100 सीट आप जीत चुके हैं, 203 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसे में मेरा सवाल एक बार फिर से दीपक पासपोर्ट जी आपके पास आना चाहता हूं कि साइकोलॉजिकल वार की बात आप कर रहे थे। उत्तर प्रदेश 7 चरणों में मतदान करवाना कहीं ना कहीं उसी साइकोलॉजी को सामने रख करके, क्योंकि एक बहुत बड़ा वो है, अगर देखा जाए फेज वाइज तो इसको 3 चरणों में 4 चरणों में करवाया जा सकता था, लेकिन 7 चरणों में कहीं क्या लगता है कि साइकोलॉजिकली, और ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिरी के जो 2-3 जो फेज हैं उसमें डेरा डालने वाले हैं बनारस में। क्या मेरी आवाज आ रही है? सही आ रही। जिस तरीके से डॉक्टर राकेश पाठक जी जैसे वारफेयर के बारे में बताते हैं, वारफेयर का एक और जो उसकी जो रणनीति होती है कि जिस देश के पास ज्यादा असलहा हो, जिसके पास ज्यादा सैनिक हो, ज्यादा लंबे समय तक लड़ने की जिसपे शक्ति हो, उसी के लिए जीतने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। इस समय सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता अगर किसी के पास है तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। बहुत सारी पार्टियों को अगर कहा जाए कि आप चुनाव 2 महीने का लड़िए तो शायद उनका सारा कुछ संसाधन चूक जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, अब चूंकि हमारे जो चुनाव आयोग है, हम सब जानते हैं, ये बात बार बार एक्सपोज हो चुकी है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकार के इशारे पर, खासकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती रही है। तो निश्चित रूप से उसने एक लंबी लड़ाई लंबी जो है चुनाव प्रक्रिया इसलिए की होगी कि शायद इतनी बड़ी बड़ी रैलियां और बड़ी बड़ी चीजें जो है वो न कर सके अन्य पार्टियां। वैसे भी नोटबंदी के समय, नोटबंदी के जरिए दुनिया भर का जो पैसा है वो तो सारा भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास इकट्ठा करके रख लिया है। ये उनके चुनाव की तैयारियों का ही एक हिस्सा था, मुझे ऐसा लगता है। तो ये आपको और हमारे लिए तो सुविधाजनक, क्या आप कुछ साल पहले का सोचिए तो मुश्किल से 1 या 2 फेज में पूरा का पूरा देश का आम चुनाव निपट जाता था। तो ये कौन सी बड़ी बात थी कि वो 2 या 3 में नहीं कर सकते थे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए और उसके इशारे पर चुनाव आयोग ने, निश्चित रूप से हम इस बात की शंका पहले से जाहिर करते आ रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी के इशारे पर उसने एक लंबी प्रक्रिया की है। तो ये जो है इसका फायदा उठाने के चक्कर में ये जरूर थे क्या ना भारतीय जनता पार्टी के लोग, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जिस तरीके से हारने वाला जो देश है उसके लिए एक एक दिन युद्ध में लड़ना बड़ा भारी हो जाता है, वैसे ही भारी जो है अब भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब तो उनको, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसी भी सभाओं में जाके क्या कहना है ये भी एक बड़ा लंबा विषय हो जाता होगा, इसलिए शायद उनको इतिहास में बार बार जाना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये जो लंबी चुनाव प्रक्रिया है ये खुद भी भारतीय जनता पार्टी पे भारी पड़ रही है, क्योंकि नए नए इश्यूज जो हैं ये उसके सामने आते जा रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही जा रहे हैं। तो ये अल्टीमेट फायदा अब दूसरा होता ये भी है कि जीतने वाले जो शतरंज का खिलाड़ी है उसकी हर चाल सफल होती जाती है और हारने वाले जो खिलाड़ी होता है उसके हर मोहरे फंसते जाते हैं। तो ये जो कहा अमित शाह ने कि बस बहुत हो गया, बंद करो, तो राजेश खन्ना जब मर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि उनका अंतिम वाक्य था लेट अस पैक अप, पैक कर दिया जाए। तो शायद ये पैकअप करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की मुझे दिख रही है, ये उसी मानसिकता में आ चुके हैं और एक तरह से पराजय के लक्षण जो हैं वो खुद भारतीय जनता पार्टी के चेहरे से भी दिख रहे हैं, उनके हाव भाव से दिख रहे हैं, उनकी जो सभाएं हो रही है उससे भी दिख रहा है और उनके संवादों से भी दिख रहा है। राजीव जी, तारापुरी साहब,
भाजपा चुनाव लड़ रही है बहुत खुले तौर पर कानून व्यवस्था के नाम पे और बार बार कह रही है कि हमारे राज्य में कानून व्यवस्था को हमने बहुत ही मजबूत किया है। आपने कानून व्यवस्था को बहुत नजदीक से देखा है। उत्तर प्रदेश में इन 5 साल के जो कानून व्यवस्था की ये बात कर रहे हैं उस पर क्या ये भी बैकफायर कर सकता है या कर रहा है क्या? क्योंकि अगर जब जब ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो अभी आप ही गिना रहे थे जो कुछ चाहे वो हाथरस हो, उन्नाव हो, आगरा हो, ऐसे तमाम गोरखपुर हो, ये जितनी घटनाएं घटी हैं इन घटनाओं को का जिक्र सामने लाकर, कानपुर का मामला हो, इन घटनाओं का जिक्र ला करके आप इनके कानून व्यवस्था के ऊपर कई तरह के सवाल खड़े कर सकते हैं। तो लगता है क्या कि ये भी, हिजाब का मामला तो एक अलग मामला है लेकिन कानून व्यवस्था के मामले पर खुद ही भाजपा इस वक्त घिरी हुई नजर आती है, ये भी लगता है आपको? देखिए, योगी ने कानून व्यवस्था के नाम पर, वैसे होना तो ये चाहिए कि जो गलत है, जो अपराधी है, उसके मन में भय होना चाहिए और जो आम नागरिक है उसको एक सुरक्षा की भावना उसके मन में होनी चाहिए। परंतु इस दौर में हुआ ये है कि कानून व्यवस्था के नाम पर सबका दमन किया गया है। उस दमन का शिकार मैं भी हुआ। आपने देखा होगा कि मैं घर बैठा गिरफ्तार किया गया, 3 हफ्ते मुझे जेल में रहना पड़ा और बाद में फोटो लगाए क्या क्या। तो इससे ये जो दमन किया गया कानून व्यवस्था के नाम पर, ये बैकफायर कर रहा। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में, मैं तो खैर 32 साल रहा, पूरे साल भर में उत्तर प्रदेश में मुश्किल से 100-125 एनकाउंटर होते थे, पुलिस मुठभेड़ें होती थी। अब 8000 से ज्यादा मुठभेड़ें हुई है, 250 के करीब लोग मारे गए हैं, 3000 से ज्यादा लोगों के घुटने और टखने में, टांग में गोली मार के उनको अपंग किया गया है और उसके बाद हजारों में गिरफ्तारी हुई है। तो ये जो दमन हुआ, आपके जो लोकतांत्रिक अधिकार थे उनका दमन हुआ। आप किसी धरने में जाना चाहते हैं, प्रदर्शन में जाना चाहते हैं, तो पुलिस जो है वो आपको घर पर हाउस अरेस्ट करके रख लेती थी। अगर आप निकलते हैं तो फट से आपके ऊपर केस दर्ज हो जाता था, पेंडेमिक का हो जाता था, 4 धाराएं और लगा दी जाती थी। तो ये कानून व्यवस्था के नाम पर जो दमन हुआ, और आंकड़ों में अगर आप देखें तो आंकड़े बराबर बढ़े हैं और औरतों के ऊपर जो अपराध है वो पूरे मतलब देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। दलितों के ऊपर अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। तो ये जो कानून व्यवस्था का इनका दावा है वो इनके लिए कोई पॉजिटिव मतलब वो चीज लेकर नहीं आया, वो नेगेटिव हो गया है, क्योंकि इसके नाम पर लोगों का दमन हुआ है। जब ये CNRC का प्रदर्शन चल रहा था दिसंबर 2019 में, उसमें 23 आदमी पुलिस की गोली से मारे गए और योगी सरकार ने कहा कि नहीं, वो तो आपस में, प्रदर्शनकारी आपस में गोली मार के मर गए। अब बताइए भाई, वो वहां दुश्मनी निकालने आए थे कि प्रदर्शन करने आए थे? इसी प्रकार से कोरोना में जो मौतें हुई उनको किस प्रकार से छिपाया गया, और अगर किसी ने ऑक्सीजन की कमी की बात की तो उसके खिलाफ केस दर्ज किया, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल ने अगर कहा हमारी ऑक्सीजन कम हो रही है, उनके ऊपर केस दर्ज। तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर जो दमन किया गया है वो सबका किया गया। वो ऐसा नहीं कि किसी, ठीक है किसी मिनॉरिटी का ज्यादा किया गया, परंतु जो आम नागरिक था अगर उसने भी सरकार के खिलाफ कोई मतलब बात उठाई है, कोई उंगली उठाई है, तो उसका भी दमन किया गया। और ये सब बैकफायर कर रहा है, इस चुनाव में बिल्कुल बैकफायर कर रहा है और आगे भी बैकफायर करेगा। बिल्कुल। आखिरी सवाल डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या ये जो बैकफायर की बात है, अगला 5 जो फेज है उत्तर प्रदेश का, क्या पश्चिम से जो हवा चली है इसी हवा को आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, अभी तक तो यही लग रहा है कि स्थिति बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है। जो पश्चिम से जो हवा चली है पूरब की ओर, ये थोड़ी और गर्म होती जाएगी। जैसे जैसे मौसम गर्म होगा ये कमल को कुमलाने का काम कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम अपने इस डिस्कशन की बजाय जनता के ऊपर छोड़ें कि वो जनता क्या फैसला करती है। और 5 चरण भी बहुत होते हैं, दारापुरी साहब ने ठीक कहा और शायद डॉक्टर पाचपोर जी ने कहा था, इतने चरणों में चुनाव क्यों करा रहे हैं? तो इसके पीछे वजह यही है, जो असुरक्षा का भाव है उससे निजात पाने के लिए कि वे 7 चरण में जो संभव होगा वो सब कर लेंगे। तो अभी देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये बयार किस तरफ बहती है, ठंडी या गर्म होती है, किसके लिए ठंडी होती है, किसके लिए गर्म होती है। ये अभी समय थोड़ा सा और लगेगा राजीव जी। मैं इस पर अभी सीधे कोई निर्णायक टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, निर्णायक टिप्पणी नहीं, लेकिन हाँ,
बहुत सही बात आपने रखी है कि जो ये पश्चिम की जो हवा है वो धीरे धीरे, क्योंकि मौसम भी परिवर्तन हो रहा है, हवा भी गर्म होगी और शायद कमल कुम्हलाएगा भी लेकिन अब जो यहाँ एक दारापुरी साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी कि यहाँ पर जाट, मुसलमान और इन सब की राजनीति चल रही थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग जातियों की राजनीति में अगड़ों की, पिछड़ों की और अल्पसंख्यकों की, दलितों की सारी राजनीति हम अभी देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में अभी राजनीति बहुत बाकी है और इन सब के बीच जुबान किसकी कितनी चलती है, अच्छी जुबान भी और गंदी जुबान भी, उसका भी इंतजार रहेगा, क्योंकि उत्तराखंड में और उसके बाद और भी कई जगह हमने जुबानों को गंदी होते हुए बहुत नजदीक से अभी 2-4-10 दिन में देख ही लिया है। तो इस कार्यक्रम को समाप्त करें उससे पहले आप चारों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। डॉक्टर राकेश पाठक आपको, दारापुरी जी आपको, दीपक पाचपोर जी आपको और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको, आप चारों को, और साथ में संजीव कौशिक जी आपको, आप पांचों को बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े, इस कार्यक्रम में आप लोग हिस्सा बने, बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम साथी जो इस वक्त तक जुड़े हुए हैं इस गर्मा गर्म चर्चा लेकिन महत्वपूर्ण चर्चा को आप लोग सुन रहे थे। 100 सीट जीत चुका है समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन, ये सवाल लेकर हम आए थे और ये जानने की कोशिश कि क्या सचमुच ऐसा है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम ऐसा जीत रहे हैं। हमारे पांचों के पांचों पैनलिस्ट अखिलेश यादव की बातों में सहमति जताते हुए नजर आ रहे हैं। शायद ऐसा हो, लेकिन अभी पिक्चर बाकी है, राजनीति बहुत बाकी है और राजनीति में दूर की कौड़ी आप सब जानते हैं, कौन कब कहां क्या चल दे किसी को नहीं पता। बहुत सारे साथी लगातार, शैलेंद्र यादव हैं, शैलेश यादव लिख रहे हैं, सभी मेहमानों को प्रणाम सलाम, और नवीन जी हैं हमारे साथ में, फिर मनी एस भी हैं, और साथ में रवीश रॉय भी हमारे साथ बने हुए हैं, हरिओम भी बने हुए हैं, जो कह रहे हैं कि दीपक जी फिर गलत बोल रहे हैं, जनता की आंधी तूफान के सामने ये संघी कुछ नहीं कर सकते। आरटीबी भी हमारे साथ बने हुए हैं और ऐसे बहुत सारे साथी, अखिल वर्मा भी हैं, गोकुल चौधरी भी हमारे साथ बने हुए हैं, और साथ में जावेद इकबाल जी लगातार बने हुए रहे। बहुत सारे साथी शुरुआती दौर में बने हुए थे, अपनी अपनी बातों को रख रहे थे। अफरोज आलम कह रहे हैं कि सर मैं आपके शो में कमेंट्स करता रहता हूं कि यूपी इलेक्शन जनता वर्सेस बीजेपी है, लेकिन पोस्टल बैलेट और वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ी मिल रही है, गठबंधन को इस पर नजर रखनी होगी, बीजेपी का पतन तय। ये कह रहे हैं अफरोज आलम, बिल्कुल सही, आपके इस कमेंट को मैं पढ़ा हूं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। रवीश रॉय लिख रहे हैं कि वोट देते वक्त 700 किसानों की शहादत को जरूर याद रखना, बीजेपी को सबक सिखाने का समय आ गया है। सबकी अपनी अपनी बातें, अपने विचार हैं, और लेकिन दोस्तों इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा आप लोगों से। कल शाम 6:30 बजे कल शाम 6:30 बजे आप लोगों के बीच फिर से हाजिर होंगे। मदीना का मुसाफिर भी हमारे साथ बने हुए हैं, रवीश राय तो बने हुए हैं ही, देवेंद्र चटर्जी बने हुए हैं हमारे साथ में, सलीम अंसारी हैं, अब्दुल हैं, तो अब्दुल अजीज, बहुत सारे साथी बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। लेकिन इस कार्यक्रम को अब समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। कल शाम 6:30 बजे फिर से हाजिर होंगे, बहुत सारी खबरों के साथ, दिन भर की गतिविधियों के साथ, और ऐसे ही वरिष्ठ पत्रकारों के पैनल के साथ। तब तक हमारा दूसरा कार्यक्रम जो है वो आप देखिए, यानी डीवी लाइव के दूसरे कार्यक्रमों से आप जुड़े रहिए। अगर आप लोगों में से किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और साथ में हमारा प्रोग्राम भी जरूर देखिए। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।